बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई मुझे एक बात बताओ, एक क्विज दिया था आप लोगों को मैंने, हो गया? नंबर पूरे आए? किसी ने कोई गलती की? ब्रैकेट्स की? अच्छा देखो, जब वो गेन और लॉस पूछते हैं ना तो कॉमा वगैरह आई थिंक इग्नोर करने चाहिए आपको। सही है जी। और मैं अगली बार से सॉल्व को ये कह भी दूंगा कि आपको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दे दे कि क्या नहीं करना। सही है। तो मतलब एक बच्चे ने लिखा था गेन ऑन डिस्पोजल, तो आपको गेन ऑन डिस्पोजल लिखने की नीड नहीं है, आप सीधा सीधा लिखिए अमाउंट क्या है। सही है जी, क्योंकि उसने पूछा हुआ रिक्वायरमेंट में कि गेन ऑन डिस्पोजल या लॉस ऑन डिस्पोजल क्या आ रहा है, वो बता दें। क्लैरिटी है? कोई सवाल है तो पूछ लो जानी। सेट है? पक्की बात है भाई, हाँ या नहीं? ओके। चलिए जी सर, हमने अपनी लास्ट क्लास में एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को शुरू किया था और मैंने कहा था कि भाई ये इतनी लाजमी इसलिए है क्योंकि एक 15 या 20 नंबर के सवाल के अंदर उसके अंदर ये कंपोनेंट छुपा हुआ होगा। तो अगर तुम लोगों ने एक्सचेंज ट्रांजैक्शन की कैपिटलाइजेशन गलत निकाली तो उसके ऊपर आगे आने वाले सालों में डेप्रिसिएशन भी गलत आएगा, जो कि होना नहीं चाहिए। तो इसलिए हमने एक एक कंपोनेंट को पिक करके वहां तक पहुंचना है। चलें जी, आज की क्लास का जो हमारा केस है वो ये है कि सर है तो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, बट मैं जब मार्केट में अपने एसेट को लेके गया किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे, मैं जब मार्केट में अपने एसेट को लेके गया किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे, तो जब मैं अपने एसेट को लेके गया ना वहां पे उसकी कीमत कोई लगाने को तैयार नहीं है, या एक या दो दुकानों पे लगी, दैट्स इट। अब इस चीज को जरा ना एब्जॉर्ब करते हैं, बात समझिएगा। पिछले वाले केस में हमने जब भी एसेट बेचा था तो उसमें मेरे एसेट की वैल्यू भी रिलायबली मेजरेबल थी और सामने वाले की भी, दोनों की एक्टिव मार्केट थी। अब आईएफआरएस पे आते हैं, दोनों की एक्टिव मार्केट थी। अच्छा, फिर स्टैंडर्ड ये कहता है व्हाट डज इट एक्चुअली मीन बाय एक्टिव मार्केट। भाई एक्टिव मार्केट का मतलब ये है कि मैं जैसे ही मार्केट में एसेट को लेके जाऊं इसका बायर रेडिली अवेलेबल हो। एक्टिव मार्केट का मतलब क्या है? बायर रेडिली अवेलेबल हो। अच्छा जी, तो मुझे एक बात बताओ, कल के सवाल के अंदर या कल के कॉन्सेप्ट्स के अंदर हमने ये अज्यूम किया था कि मेरे एसेट का एक्टिव बायर मौजूद है, यानी उसकी एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती है। पर आपको भी ये पता होगा कि अगर एसेट्स पुराने हो जाते हैं, अगर एसेट्स पुराने हो जाते हैं या ड्यू टू हाई टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जब रैपिड चेंजेस आते हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, तो हो सकता है कि आपका एसेट आउटडेटेड हो जाए। तो आपके एसेट के आउटडेटेड होने की वजह से होगा क्या? आपके एसेट बिक तो जाएंगे, बट उसकी एक्टिव मार्केट, पहले तो ये बात समझ आई कि भाई देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप अपने एसेट को मार्केट में बेचने जाएं और वो इतना आउटडेटेड हो जाए या इतना टाइम भी नहीं हुआ हो क्योंकि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं और कोई आपके एसेट को खरीदने को तैयार नहीं हो। और अगर एक या दो बंदे भी खरीदने को तैयार हैं तो क्या मैं उसको एक्टिव मार्केट कहूंगा? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी चीज की वैल्यू, रिलायबल वैल्यू तब पता लगती है जब उसके बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हो, बायर्स हो? ऐसा है? तो सर दैट मींस कि आपको हल्का सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, देयर इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव मार्केट एंड नॉन एक्टिव मार्केट। हमने कल की क्लास में जो भी कॉन्सेप्ट किया था उसमें हमने अज्यूम किया था कि हमारे एसेट की कौन सी मार्केट है, एक्टिव। यानी हमारा एसेट, अब उसको और अच्छे से समझते हैं, हमारा एसेट एक्टिवली मार्केट में ट्रेड हो सकता है। यहां तक क्लैरिटी है? अच्छा, अब इसी कॉन्सेप्ट को रख के आगे लेके चलते हैं। हमने कहा कि सर कंपनी परचेज मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ ₹5 लाख। वही केस रखा है मैंने जो हमने आज तक किया। जनवरी 1, 2020, और बोल ये रहा है कि यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन है कितनी? 5 साल। और कंपनी उसको स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिशिएट करती है। स्ट्रेट लाइन का मतलब यह है कि हर साल इक्वल बेनिफिट्स, हर साल इक्वल बेनिफिट्स। तो अब मुझे एक बात बताओ, इसके आगे हमने देखा ऑन दिसंबर 31, 2021, ऑन दिसंबर 31, 2021 company disposed its machinery and acquired a plant by way of exchange with its machinery, by way of exchange with its machinery। चलें जी भाई, हमने कहा अभी भी फिर एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है, पर आपको ये बात बखूबी पता है कि बिफोर यू डिस्पोज आपको ये पता होना चाहिए कि एक चीज आपकी किताबों में कितने पे मौजूद है। ऐसा है? आपको क्या पता होना चाहिए भाई? एक चीज आपकी किताबों में
कितने पे मौजूद है। अच्छा भाई, अब हमें ये देखना है कि एक चीज हमारी किताब में कितने पे मौजूद है, तो हम ये देखें कि ये एसेट की डिस्पोजल की ट्रांजैक्शन कब हुई है, 2021 में। तो सर अब हमने काम ये किया कि सर हमने देखा कि जनवरी 1 2020 को ये एसेट खरीदा गया कितने का, 5 लाख रुपए का। हमने कहा इसकी लाइफ कितनी है, 5 साल। हमने इसको बेचा कब है सर, 2 साल वाले 20 21 के आखिर में। तो हमने ये किया कि सर मल्टीप्लाई अगर 2 इयर्स करूं तो मुझे 2 सालों का यूजेज मिल जाएगा कि आज तक इस ये कितना यूज हो चुका है। तो सर हमने कहा वो यूज हो चुका है कितना, 2 लाख रुपए। सर पहला काम तो आप ये करें कि आप सबसे पहले मशीन को अपनी किताबों से निकालें और जो आपने खरीदा था कितने का, इसका आज तक का यूजेज भी आप क्या करें, डी रिकॉग्नाइज करते हैं कितने से, 2 लाख रुपए से। यहां तक तो बात समझ आ गई। ये एसेट आपकी किताबों में नेट बेसिस पे कितने का मौजूद था, 3 लाख रुपए का। यहां तक क्लैरिटी है। अब एक एक करके बात समझते हैं। ये भाई जब मशीन को मार्केट में लेके गए, प्लीज सुनिएगा, आपको मैं एक कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करूंगा जो आपने अपने बचपन में या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में किया होगा, उसको आज क्लियरली कनेक्ट करते हैं। मैं जब मार्केट में एसेट को लेके गया, कोई और बंदा इस एसेट को खरीदने को तैयार नहीं था। एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई पहले तो एलसीडीज एलईडी वगैरह नहीं होती थी ना घर पे, पहले तो टीवी होते थे। अब मैं अगर मार्केट में टीवी बेचने भी जाऊंगा तो हो सकता है कि उसका कोई बायर, क्योंकि उसकी कोई एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट, इसके बरक्स कोई नया लेके जाऊंगा तो वो बिक जाएगा। अब इस केस को यूं समझो, क्योंकि आईएफआरएस ने तो हर एक एक्सपेक्ट को कवर किया। बात सुनिएगा, जब हम इसको मार्केट में लेके गए तो हमारे पास जो मशीन मौजूद है वो मार्केट में एक्टिवली ट्रेड नहीं हो रही। यहां पे लिख भी देता हूं, नो एक्टिव मार्केट। क्या लिखा भाई, नो एक्टिव मार्केट। अब जरा फोकस होकर मेरी बात पे ध्यान दो, समझो इस बात को। मैं इस बंदे के पास गया, यार मुझे एक्सचेंज ट्रांजैक्शन करनी है। उसने बोला सही है भाई, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन आपको करनी है, मेरा एसेट 360 का है। अब बहुत क्लैरिटी से सुनना, एक चीज सिखानी है। वो क्या कह रहा है, मेरा एसेट कितने का है, 360 का है। तो मैंने उसको कहा यार मेरे एसेट की भी तो कोई वैल्यू लगा। फिर सुनो, मैंने उसको क्या कहा, मेरे एसेट की भी तो कोई वैल्यू लगा। अब मैं तुमसे पूछता हूं, अब मेरे एसेट की वैल्यू मार्केट लगा रही है या सामने वाला बंदा, यानी सर अब वो जो कहेगा मुझे उतने पैसे देने पड़ेंगे। अब वो जो कहेगा मुझे उतने पैसे देने पड़ेंगे। वापस से इस चीज को ग्रैब करते हैं, समझते हैं। इससे पहले वाले केस को रखो, तभी मैंने अलग अलग किया। इससे पहले वाले केस के अंदर जब मैंने तुम्हें अकाउंटिंग सिखाई तो आप जब अपना एसेट मार्केट में लेके जा रहे थे तो वो एक्टिवली ट्रेड हो रहा था, ऐसा ही है। तो आप किसी भी दुकान पे जा रहे थे, उसने बोला 350 का बिकेगा, 350 का बिकेगा, 350 का बिकेगा, पर ये कब हुआ था, जब एक्टिव मार्केट थी। अब आप आ गए इस बंदे के पास, इसने बोला भाई देख यार तेरा एसेट मार्केट में कोई खरीद तो नहीं रहा। मैंने कहा यार पर फिर भी एक्सचेंज का कुछ सौदा करो ना, मुझे पूरे पैसे नहीं दे। उसने अपने एसेट की वैल्यू कितनी बताई, 360। तो मैंने बोला यार कोई सौदा वौदा करो यार, मुझे पूरे पैसे नहीं देने। उसने बोला चलो सही है, तुम अपना एसेट भी दे दो। अब बात सुनना, उसने कहा कि तुम अपना एसेट भी मुझे मतलब सरेंडर करो और ऊपर से 10 दे देना। तुम क्या कह रहा है वो, तुम अपना एसेट सरेंडर करो और ऊपर से कितने देना, 10। क्या ये बात मानते हो। अब इस केस के अंदर इन एनी केस वो अपनी वैल्यू के इक्वल पैसे लेगा। इस केस के अंदर वो अपनी वैल्यू की इक्वल पैसे लेगा। वापस से मैं मार्केट में मशीन लेके गया, इसी केस को रखते हैं। मैं मार्केट में बेचने गया, क्या वो एक्टिवली ट्रेड हो रही है, नहीं हो रही। मैं इसी बंदे के पास आया, मैंने बोला यार मेरे पास पूरे पैसे अवेलेबल नहीं है, आप कोई एक्सचेंज का सौदा करें। उसने बोला सही है भाई एक्सचेंज का सौदा है, मेरा एसेट, उसने कोटेशन क्या दी, मेरा एसेट कितने का है, 360 का। उसने बोला भाई अपना एसेट दो प्लस 10 दे देना। तो आप एक बात बताएं, आपने क्या बचपन में ट्रेड इन वैल्यू को कॉन्सेप्ट सीखा है, ट्रेड इन वैल्यू कभी तो सुना होगा पीआरसी में, या सुना ही नहीं है। चलो अल्लाह का शुक्र नहीं सुना, इधर वेरी गुड। इधर ट्रेड इन वैल्यू का मतलब यह है कि सामने वाला जो आपसे ट्रेड कर रहा है उसने आपके एसेट की वैल्यू क्या लगाई। फिर सुनो, सामने वाला बंदा जो आपसे ट्रेड कर रहा है उस बंदे ने आपके एसेट की वैल्यू, आप मुझे बता सकते हैं उसने आपके एसेट की वैल्यू क्या लगाई है, कैसे पता।
तो सर वो 10 बकाया कैश ले रहा है। अब मैं अगर सिंपल आईएफआरएस की जबान तुम्हें बताऊं ना, तुम्हारे दिमाग में ये चिपक जाएगी बात। वो कहता ये है कि जब आपके एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर ना हो सके, साथ साथ बोलना है जब आपके एसेट की वैल्यू ना हो सके, तो अब आप आने वाले एसेट को आने वाले एसेट की फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हो। तो अब आप आने वाले एसेट को आने वाले एसेट की फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हो, क्योंकि इन एनी केस अब उसने उतने ही पैसे लिए होंगे जितने उसके बनते हैं। अभी पूरी एग्जांपल देके समझाया। इससे पहले क्या कहा था, आने वाला एसेट किसकी वैल्यू पे रिकॉर्ड हो रहा था, क्योंकि वो थी फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन गिवन, क्योंकि उस केस के अंदर आपके एसेट की वैल्यू रिलायबल थी। पर क्या इस केस के अंदर आपके एसेट की वैल्यू रिलायबल है या नहीं है? तो इन एनी केस क्या वो 1 रुपया भी तुमसे कम लेगा या पूरा रिकवर करेगा? तो इन एनी केस, अब मेरी बात सुनो ना, तुम भी अगर नॉर्मल सौदा करने जाओगे, मोबाइल एक्सचेंज करने जाओगे, तो वो अगर तुम्हें सामने वाला बंदा कहता है, सुनना, सामने वाला बंदा तुम्हें कहता है कि भाई ये तुम्हारे लिए नोटबुक सही है और तुम अपना आईफोन सरेंडर करो, मेरी इस एसेट की वैल्यू 3 साढ़े 10 और ऊपर देना, तो इन एनी केस तुमने तो पूरे उसकी एसेट के इक्वल दिए ना। तो वो भी तो यही कह रहा है, जब आपके एसेट की वैल्यू रिलायबली मेजर ना हो सके, तो आपने आने वाले एसेट को किस पे रिकॉर्ड करना है? आने वाले एसेट की वैल्यू पे, ना के जाने वाली। चलो अब कंक्लूजन करते हैं। पहली चीज, अगर आपका एसेट एक्टिवली मार्केट में ट्रेड होता है तो किस पे होगा? जाने। लॉजिकल सी बात है कि भाई मैंने जो कंसिडरेशन दी वो, पर अगर आपके एसेट की वैल्यू रिलायबल नहीं है तो इन एनी केस आपने कंसिडरेशन कितनी दी होगी? आने वाले एसेट के इक्वल। तो वो भी तो सही कह रहा है ना कि इन दिस केस यू नीड टू रिकॉर्ड एसेट एट द फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड। पहले बताओ बात क्लियर है? अब मुझे इस पे क्लियरिटी दो। मैं यहां पे जानी कैश को करूं क्रेडिट, कितने से? 10,000 रुपए से। अच्छा, और मैं यहां पे मुझे बताओ प्लांट को कितने से? 360। तो सर मेरे पास गेन कितना आ गया? हाँ भाई, गेन कितना आ गया? 50,000। क्योंकि इन एनी केस उसने आपके एसेट की वैल्यू कितनी लगाई थी? 350। खुद सोचो, उसने आपके एसेट की वैल्यू 350 लगाई, आपकी बुक्स में कितने पे था? गेन कितने का? 50 का। और जो बाकी आपने 10 ऊपर पे किए हैं वो उसके एसेट के लिए किए हैं, तो इन एनी केस आपको वो एसेट कितने का पड़ गया? 360। मैं भी तो यही कह रहा हूं कि इन दिस केस यू नीड टू रिकॉर्ड योर एसेट ऑन फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव्ड। पहले बताओ बात क्लियर है? यानी साहब देखो, मुझे एक बात बताओ, क्यों मैंने इतने बेसिक पे काम किया? यार अल्लाह की कसम, अगर एग्जाम में तुम्हें पूरे डेटा के अंदर एक ट्रांजैक्शन ये दी हुई है, इस ट्रांजैक्शन को गलत किया तो इसके पूरे 4 नंबर तुम्हें नहीं मिलेंगे। पर क्या आप क्लैरिटी है इसकी? प्लीज इसको कॉपी करो जल्दी से। हाँ वो ये सेम वैसा ही है, पर उसके अंदर फिर भी मैंने एसेट वैल्यू से कम दिए थे। हाँ तो तभी तो मैं कह रहा हूँ कि आपके एसेट की वैल्यू रिलायबल नहीं है ना, तो आप सिंपल इस केस में क्या करिएगा, आने वाले एसेट की वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लो। अच्छा भाई, मोहम्मद लतीफ भाई कह रहे हैं सर 360 तो उसकी फेयर वैल्यू है ना, तो बेटा मैं गेन, मुझे एक बात बताओ जल्दी प्लीज, लिखना बंद, 1 मिनट इधर देखो। मैं गेन किस एसेट पे निकालूंगा, जो आ रहा है या जो जा रहा है? जा रहा है। मेरा एसेट जो जा रहा है मेरी किताबों में कितने पे है? उसने उस एसेट की कीमत कितनी लगाई? 350। तो गेन कितने का आएगा? 50। आ भी कितने का रहा है? 50। तो तुमने जो ऊपर 10 पे किए हैं वो किसके लिए हैं? वो उस एसेट के लिए, वो तो कैपिटलाइज हो गया ना। तो भाई सिंपल उसूल है कि जब आपके एसेट की वैल्यू रिलायबली मेजर नहीं हो सकती है, तो इन एनी केस आपने पैसे उतने हद तक दिए होंगे जितने उस एसेट की कीमत है। तो उसका ब्रेकडाउन जैसे भी बना लो, जो मैंने अभी बता के दिया। बात क्लियर है भाई? क्लियर हो गया लतीफ भाई? दोनों की? अब इसके बाद करेंगे वो। कैश की एंट्री, कैश हो गया क्रेडिट जानी। आगे करूं, एंट्री दिखाऊं? करें, कॉपी करें।
ये केस की हेडिंग लाजमी डालिएगा कि फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन इज नॉट रिलायबल, पर रिलायबल नहीं है ना। देखो अब मुझे एक बात बताओ, चलो इसको यूं समझते हैं, तुम मार्केट में एसेट खरीदने गए, उसने तुम्हें कितने की कोटेशन दी? 360। वो कह रहा तुम कुछ भी करो, मुझे तुम पैसे पूरे करके दोगे किसके इक्विवेलेंट? 360 के इक्विवेलेंट। तो फिर इसमें अगर हम बाकी सब भूल भी जाएं तो मुझे पता ही है ना कि मुझे जेब से देने ही कितने हैं? 360। तो मैं रिकॉर्ड भी कितने पे कर रहा हूँ? 360। टू कीप इट सिंपल, पिछले वाले केस के अंदर मैं ऐसा नहीं कर रहा था क्योंकि मेरे एसेट की एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती थी, तो उस वक्त मैं बार्गेनिंग पावर सही थी ना मेरी, तो मैंने जो एसेट दिया प्लस कैश दिया, उसने उससे कम भी एक्सेप्ट किया। हो सकता था वो मुझे कहता नहीं इक्विवेलेंट दो पैसे, तो मेरे इक्विवेलेंट कैपिटलाइजेशन हो जाती। क्लियर है जी? जानी ट्रेड इन वैल्यू, मैं फिर रिपीट कर देता हूं यार, यहाँ पे मैंने ये कहा कि ट्रेड इन वैल्यू का मतलब यह है कि सामने वाला बंदा जिससे आप ट्रेड कर रहे हैं उसने आपके एसेट की वैल्यू क्या लगाई। क्लियर है? अच्छा, किसी सवाल में तुम्हें ट्रेड इन वैल्यू दी हुई हो अपने एसेट की, तो उसका क्या मतलब है कि आपका एसेट एक्टिवली ट्रेड होता है या नहीं होता? क्यों? एक बंदे ने बताई है। अगर आपका एसेट, अच्छा आपको लिख के दे फेयर वैल्यू ऑफ योर एसेट और चुप हो जाए, तो मार्केट एग्जिस्ट करती है। तो उस केस में अच्छा खुद भी देखो यार, अगर तुम 2-3 बंदों से कोटेशन लो और तुम बोलो मैं अपने उस एसेट को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ये बात गलत होगी क्योंकि आपके वैल्यू रिलायबल, तो जो सामने वाला एसेट है उसकी वैल्यू रिलायबल है, उस पर रिकॉर्ड करो जो उसकी असल वैल्यू है। पहले तो बात क्लियर है? तभी वो सिंपल उसूल कहता है कि अगर दोनों एसेट्स की वैल्यू रिलायबल है तो आप लेंगे फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन गिवन, और अगर आपके एसेट की वैल्यू रिलायबल नहीं है तो उस वैल्यू पे कैपिटलाइज करना गलत है। क्योंकि आप लोगों को क्या कहोगे कि भाई ये एसेट इतने का पड़ा, वो बोलेगा तुझे कैसे पता? बोलेगा 2 दुकानों से पूछा था। वो बोलेगा क्या ये वैल्यू सही है गलत है? गलत है। तो फिर सही कौन सी होती? जो रिसीव्ड है। तो हमने भी वही किया यहाँ पे। बिल्कुल, इस वजह से यही मसला है। हमारा एसेट 350 पे नहीं रहेगा, हमारे एसेट की वैल्यू उसने कितनी लगाई है? 350 लगाई है हमारे एसेट की, उसका वो बोल रहा है कुछ भी करो मुझे 360 देने तुमने। तो इन एनी केस आपकी जेब से कितने जाएंगे? फेयर वैल्यू किसकी? हमारे एसेट की फेयर वैल्यू नहीं कहो, हमारे एसेट की ट्रेड इन वैल्यू कितनी रहेगी? भाई अगर मैं कहता कि हमारे एसेट की फेयर वैल्यू 350 है तो इसका क्या मतलब है? तो एक्टिव मार्केट रिलायबल है। मैं कह रहा हूं हमारे एसेट की जो वैल्यू है वो ट्रेड इन वैल्यू है, जो एक ही बंदा बता रहा है कि आप गए दुकान पे, आपने बोला इस एसेट के एक्सचेंज में ये मोबाइल चाहिए, तो उसने बोला भाई आपको इतने ऊपर देने पड़ेंगे, तो इन एनी केस आपने उसकी पूरी कीमत चुकानी है। तो उसकी पूरी कीमत कितनी थी? 360। तो अब मैं रिकॉर्ड भी कितने पे करूंगा? 360 पे। मैंने एग्जाम्पल्स को सेम रखा ना ताकि डिफरेंस क्लियर हो जी। अच्छा भाई एक और सवाल, जानी सुनना इधर प्लीज, फोकस, वापस से पूछो। हाँ नहीं, इन्होंने कहा कि लेट से एक आउट ऑफ द ये इससे हट के सही है, इन्होंने कहा कि सर जो मैं एसेट दे रहा हूं उसकी वैल्यू ज्यादा है और जो एसेट आ रहा है उसकी वैल्यू कम है, ऐसा ही है ना? अच्छा तो इन एनी केस अगर दोनों एसेट्स की वैल्यू रिलायबल है, दोनों एसेट्स की वैल्यू, तो आप बोलेंगे फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन गिवन। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट में हमें कोई बना भी देता है, लेट से 180 की चीज उसने मुझे 210 में चिपका दी, तो क्या मैं ये कहूंगा कि मुझे ये एसेट 180 का पड़ा, या मैं ये कहूंगा 210 का? तो इन एनी केस आपने उसूल वही पिक करना है, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन गिवन, यानी आपने उस चीज को हासिल करने के लिए जो कंसिडरेशन दी है वो है आपकी कॉस्ट। पर इन दिस केस योर एसेट्स नीड्स टू बी रिलायबली मेजरेबल। क्लियर है? तो आप उसूल वही रखें कि फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन गिवन पे जाएंगे हमेशा अगर दोनों एसेट्स की वैल्यू क्या है, साथ साथ बोलेंगे फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन गिवन पे कब जाएंगे? दोनों एसेट्स की वैल्यू रिलायबल है। अच्छा आप फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन गिवन पे कब नहीं जाएंगे? जब हमारे एसेट की वैल्यू रिलायबल नहीं है। और खुद सोचो, आने वाले एसेट को जाने वाले एसेट की वैल्यू पे अगर रिकॉर्ड करोगे ना, तो कोई तुमसे सवाल करेगा कि ये एसेट कितने का पड़ा, तो तुम बोलोगे यार 1-2 दुकानें बता दी थी, पता है सही है या नहीं है। तो बोलेगा जब तुम्हें खुद ही नहीं पता सही है या नहीं है तो उस पर रिकॉर्ड करने की कोई नीड नहीं थी।
तो इस केस में आप सिंपल इंसानों की तरह वो वैल्यू ले जो सामने वाला कह रहा है, क्योंकि इन एनी केस आपने उतने ही पैसे पे किए होंगे जितना सामने वाला मांग रहा है। बात क्लियर है? तो इसलिए हमने क्या किया, ट्रेड इन वैल्यू को कॉन्सेप्ट किया। वो बोल रहा है भाई मेरा एसेट इतने का है, आपके एसेट की वैल्यू इतनी है, बकाया आप क्या देंगे, कैश। इन एनी केस मुझे एक बात बताओ, किसी ने ये सवाल मुझसे नहीं किया, आपने तो कैश भी दिया है, तो एसेट ऊपर क्यों नहीं चला गया वैल्यू से? उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, यानी 360 के लिए तुमने कैश दिया है, क्योंकि उसने तुम्हारे एसेट की वैल्यू कितनी लगाई, 10 कितने दिया आपने उसके एसेट के लिए, तो 360 के अंदर 10,000 ऑलरेडी शामिल है। तभी तो मैं कह रहा हूं कि आपके लिए वैल्यू रिलायबल कौन सी है, रिसीव्ड की, तो उसी पे कैलकुलेट करना। यानी क्लियर है? यानी पीछे सबको क्लियर है? पक्का? ऑनलाइन वालों कंफर्म कर दो। कहा कह रहे हैं सर ट्रेड इन वैल्यू का कोई और जार्गन है? नहीं, यही है, यानी बचपन से यही सुना है मैंने। यानी इसको ये एंट्री कॉपी कर लो जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन में हमने फेयर वैल्यू कैश के बाद ऐड करते थे। हाँ लतीफ, क्लियर हो गई? लतीफ जानी ये बात क्लियर हो गई जो अभी मैंने कही, कैश वाली बात समझा दी मैंने। अल्टीमेटली तुम्हारा सवाल अभी रीड किया मैंने। ओके। अच्छा एक और समरी भी अगर दिमाग में रखें हैं, जब फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड लूंगा ना, फोकस फोकस देखो एक एक कॉन्सेप्ट पे काम करना है। जब फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड पे काम करूंगा ना, तो जो भी कैश दूंगा उसको अलग से ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि वो उसके अंदर ऑलरेडी, वापस से रिपीट कर रहा हूं, मैंने इस वाली एग्जांपल के अंदर फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड लिया ना, तो जो मैंने कैश ऐड किया है उसके अंदर 370 नहीं कर दिया इसको। 370 क्यों नहीं किया? क्योंकि 360 के अंदर वो 10 का कैश ऑलरेडी शामिल है, क्योंकि उसने मेरे एसेट की कीमत कितनी लगाई थी, 350। मैंने बकाया 10 दिए तो कितने पे आ गया, 360 पे। अगर और 10 ऐड करूंगा तो कितने पे चला जाएगा, और 370 पे चला जाएगा, मतलब वो अपनी फेयर वैल्यू से ऊपर चला जाएगा, जो कि जाना नहीं चाहिए। पहले बताओ बात क्लियर है? ओके जी सर, ये वाली चीज तो हमारी हो गई डन। अब सर इसी के ऊपर एक प्रश्न करते हैं, आ जाए। तो सही कर लेते हैं। पुरानी स्लाइड। सही है। हाँ ये आप लोग करें जल्दी से। हाँ भाई गेन कितने का आया? हम्म, 33,600 का। अभी देखते हैं यानी।
अब्दुल समद भी कह रहे हैं भाई 33,600। हाँ भाई 33,600 आ रहा है गेन, 33,600। हाँ रिड्यूसिंग बैलेंस है ना, कोई ऐसा तो नहीं है जो स्ट्रेट लाइन पे ले गया हो? अल्लाह की कसम है, सच बताओ। हो गया था? हाँ अभी कब है ना। चलें जी इधर फोकस के साथ, आई होप अब तक ये हो जाना चाहिए। अच्छा प्लीज फोकस के साथ। मुझे पता है आप लोग बड़े चैंपियन हैं, आपको सब पता है अकाउंटिंग क्या होती है ये वो, बट फिर भी हम इसको बेसिक से लेके चलेंगे, तो फोकस होके देखना है। प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, जीरो से करना है हमने। मैंने कहा पहले तो आप एक बात समझें कि सर एक स्ट्रेट लाइन में और आपके रिड्यूसिंग बैलेंस में फर्क क्या है। फोकस होकर सुनना प्लीज, खुदा के वास्ते। एक एक लॉजिक पे काम करना है, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आगे देखो मैंने ये डिस्क्लोजर के लिए अलग से तुम्हारे लिए चीजें बनाई हुई हैं जो हम एक एक करके कवर करेंगे। सही है जी, तो उसके पहले वी नीड टू बी वेरी क्लियर, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है। मैंने कहा एक कंपनी अपने एसेट को स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिशिएट तब करेगी जब वो कंपनी अज्यूम करे कि एसेट से आने वाले जो बेनिफिट हैं वो कांस्टेंट है। बात समझिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा तुम लोगों से कि इसमें अगर क्लैरिटी नहीं हो तो पूछना, क्योंकि एग्जामिनर कैन आस्क एनीथिंग, तो सुकून से समझो। मैंने कहा मैं एक एसेट खरीद के लेके आया 8 लाख रुपीस का, और मेरी कंपनी ये मानती है, असेस करती है कि हर साल ये इक्वल बेनिफिट्स देगा। हर साल ये, तो इक्वल बेनिफिट्स का मतलब ये है कि हर साल ये एसेट इक्वली खर्च होगा वियर एंड ईयर की वजह से। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, पहली चीज मैंने कहा कि भाई स्ट्रेट लाइन कौन सी कंपनीज यूज करती हैं जो ये समझती हैं कि हर साल उनका एसेट कौन से बेनिफिट्स देगा इक्वल। तो लेट से अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तो मैं कहता कि 8 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 5 कितना आता, जल्दी से 160। तो मैं कहता ये, प्लीज सुनिएगा, मैं कहता ये कि ये जो कॉस्ट है मेरी, ये मुझे हर साल 160 का बेनिफिट देगी, अगले साल भी 160 का बेनिफिट, यानी ये डेप्रिसिएशन है, और सर अगले साल भी 160 एंड सो ऑन, यानी इसके बेनिफिट्स इक्वल है। ये मुझे इक्वल फायदा पहुंचाएगा तो यूज भी इक्वल होगा, तो इसलिए डेप्रिसिएशन भी इक्वल आ रहा है। दिस इज कॉल्ड कौन सा मेथड? एक सिंपल लाइन पे शेड मेथड पे ये डेप्रिशिएट होगा। पहले बताओ ये बात समझ आई कि ये कंपनीज कौन सी कंपनीज यूज करेंगी जो ये असेस करती हैं कि हमारे एसेट के बेनिफिट्स हर साल क्या होंगे, तो हर साल खर्च भी इक्वल होगा एसेट, तो डेप्रिसिएशन भी इक्वल होगा। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है? आ जाओ सर ऑल टुगेदर उस वाली चौरंगी के ऊपर, प्लीज फोकस के साथ। अच्छा पर सर अब अगर मैं यहाँ पे एक बात कहूं तो इसको यहाँ पे लाके यूं रोकते हैं, क्या मानते हो कि अगर ये स्ट्रेट लाइन होता तो ये मेरे पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाता कितने सालों का? 2 सालों का, यानी सर 2019 प्लस 2020, ऐसा ही है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि सर ये मेरे पास आ जाता 320, पर ये एसेट मैंने कब बेचा?
मार्च 2021 में। क्या ये मानते हो कि 3 महीने 2021 के ये और चलेगा? ऐसा ही है। पर मुझे आप एक बात बताओ, 3 महीने भी तो स्ट्रेट ही चलेगा ना उसी बेनिफिट के ऊपर। तो हमने क्या कहा, 8 लाख रुपीस को 5 से डिवाइड करता, मैं इधर देखना तुम लोग, 8 लाख रुपीस डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3/12 कितना आ गया जानी? 40,000। यानी मैंने कहा ये भी स्ट्रेट बेनिफिट देता है, स्ट्रेट बेनिफिट पे भी 3 महीने का इतना बनता है। आप सिंपल यूं कर सकते हैं, 1/20 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 3, तब भी यही आएगा। क्लैरिटी है? पर ये कौन से केस में होता? जब कौन सा होता? स्ट्रेट लाइन। तो हमने कहा सर मेरा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 360 होता अगर मैं कौन से मेथड पे होता? स्ट्रेट लाइन। अगेन रिपीट कर रहा हूं सर, स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि कंपनी इज असेसिंग दैट वी विल ऑब्टेन इक्वल बेनिफिट्स और ये एसेट सेम पैटर्न पे खर्च होके खत्म हो जाएगा, हम रिप्लेस कर देंगे। यहां तक क्लैरिटी है? आगे सुनो सर, फिर हमने इसका शॉर्टकट सीखा था, इधर देखिएगा। क्या मैं कह सकता हूं कि ये एसेट 2 साल प्लस 3/12 चल चुका है? ऐसा है? अच्छा 3/12 बोले तो 0.25। तो सर अगर मैं ये करता 8 लाख रुपए को डिवाइड करता 5 से और मल्टीप्लाई करता 3.2.25 से, तो सर मुझे आप एक बात बताएं, तो यही आता आंसर? सर मेरे पास आंसर यही आता। बट दिस मेथड वी यूज फॉर द शॉर्टकट। किस मेथड के अंदर? स्ट्रेट लाइन के अंदर। यहां तक क्लैरिटी है? लेट्स मेक अ डिफरेंस। आओ आगे देखते हैं। मैंने कहा सवाल तो आपने ये दिया था सर, समझना भी लाजमी है। अब रिड्यूसिंग बैलेंस का मतलब समझो। रिड्यूसिंग बैलेंस का मतलब यह है कि कंपनी ये मानती है कि हर साल मेरा एसेट जो मुझे बेनिफिट देगा पिछले साल के मुकाबले में कम देगा। वापस सुनो, रिड्यूसिंग बैलेंस का मतलब क्या है? हर साल जो मेरा एसेट मुझे बेनिफिट देगा वो पिछले साल के मुकाबले में, वो कह रहा है कि भाई आपका बैलेंस रिड्यूस होता रहेगा, क्योंकि मैं ये असेस कर रहा हूं कि वियर एंड टीयर की वजह से जो मेरी प्रोडक्शन होगी एसेट की, वो हर साल मुझे इक्वल बेनिफिट्स, तो मेरा एसेट भी तो इक्वली खर्च नहीं होगा ना, मेरा एसेट भी रिड्यूस होता रहेगा। तो अब इस बात को समझिएगा। इस केस के अंदर प्लीज यार खुदा के वास्ते में बोल रहा हूँ, शर्माना नहीं है, नहीं समझ आ रहा तो धड़ल्ले से पूछना है, कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना है, क्योंकि आगे तो मेरी सोच है कि कितना लेंथी सवाल है। तो फोकस हो गया था देखना, तभी मैं 0 से करवा रहा हूं। मैंने ये कहा कि भाई अगर मैं यहां से आपसे पूछूं इस एसेट की कॉस्ट कितनी थी, जल्दी बताओ। 8 लाख रुपए। अच्छा भाई मैंने ये कहा कि अगर मैं कहूं कि भाई 20% इस पे डेप्रिसिएशन है, तो 160 ही आएगा अभी। ऐसा ही है? मैंने जानबूझ के परसेंटेज 20%। अच्छा एक और बात कह रहा हूं, नहीं समझ आया तो पूछना, एक एसेट कितना परसेंट चल सकता है? 100%। तो अगर मैं कह रहा हूं 20%, तब भी लाइफ उसकी 5 साल ही है, क्योंकि 20 कितनी बार जाके 100 पे पहुंचेगा? 5 टाइम्स। 20 20 20 20 और 20, 5 हो गए। तो मैं कह रहा हूं लाइफ अगर 5 साल है तो उसकी परसेंटेज कितनी है? 20%। पहले तो बात समझ आई? देखो अगर मैं कह रहा हूं कि एक एसिड 100% चल सकता है और उसकी लाइफ 5 साल है, तो परसेंटेज वाइज एक साल कितना चलेगा? 20%। क्योंकि उसको 100 तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 5 साल। ये हमने सीखा। आगे सुनो, मैंने कहा सर ये 160 आ गया, ये आ गया डेप्रिसिएशन कौन से साल का, जल्दी बताओ? 2019 का। बट आपको ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ये कह रहा है कि अब जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, प्लीज सुनिएगा, अब जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो आपने एक काम करना है, आपने निकालनी है ओपनिंग बुक वैल्यू। ओपनिंग बुक वैल्यू। अच्छा ओपनिंग बुक वैल्यू 2020 की होगी, 8 लाख में से 160 माइनस करो, 640। अच्छा वो कह ये रहा है कि अब आपका अगले साल का जो डेप्रिसिएशन है वो रिड्यूस्ड बैलेंस पे लगेगा। कौन से बैलेंस पे? तभी इसका नाम क्या है? रिड्यूसिंग बैलेंस। अच्छा क्योंकि वो ये कह रहा है कि आपका एसेट जितना यूज हो गया, आप ये समझें वो कब गया, अब जो बेनिफिट आपको देगा वो अगला बैलेंस देगा। इक्वल बैलेंस, इसमें और इसमें क्या फर्क है? वहां पे कॉस्ट पे कांस्टेंट डेप्रिसिएशन आएगा, यहाँ पे हर साल जो बैलेंस बचेगा उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। वापस से वहां पे क्या है?
कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या है, हर साल जो बैलेंस बचेगा डेप्रिशिएट होने के बाद उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, इसके ऊपर जानी 20% कितना आता है? 128। ये कम कैसे हो गया? क्योंकि आप बोलेंगे आपके एसेट का बैलेंस, इंग्लिश में बोलते हैं रिड्यूस हो गया, आपके एसेट का बैलेंस। तो व्हेन योर बैलेंस हैज बीन रिड्यूस्ड तो योर डेप्रिसिएशन शुड आल्सो बी रिड्यूस्ड, हर साल कम होता रहेगा। चलो अब मुझे एक बात बताओ, ये कौन से साल का डेप्रिसिएशन है? 2020 का। प्लीज बहुत फोकस होकर सुनना यार इधर। अच्छा अब मैं अगला डेप्रिसिएशन किस पे लगाऊं? 5/12 पे। अच्छा 5/12 पे इसलिए क्योंकि आपने 6/40 में से भी ये माइनस कर दिया, ऐसा है? चलिए जी, हमने कहा कि अब मैं ओपनिंग बुक वैल्यू 2021 की 20% बस, आई बिलीव कितने महीने, कितना आ गया? 25,600। सर क्या हम ये कह सकते हैं, प्लीज खुदा के वास्ते इस बात को समझें, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये पहले साल का डेप्रिसिएशन और ये तीसरे साल के 3 महीने का टोटल एक्यूमुलेटेड मिल गया? ऐसा ही है। आखिरी बार पूछ रहा हूं ढीठ बन के, इसमें और इसमें क्या फर्क है? आप वहां पे आपका बैलेंस रिड्यूस, स्ट्रेट लाइन पे सेम कॉस्ट डेप्रिशिएट होगी। यहां पे आपका बैलेंस हर साल क्या होगा? यानी आप सिंपल रखें, जो भी डेप्रिशिएट हो गया वो एसेट के बैलेंस को कम कर देगा, फिर रिड्यूस बैलेंस पे डेप्रिसिएशन लगेगा, तभी इसका नाम क्या है। और फिर लॉजिकल भी है। लॉजिकल इसलिए क्योंकि ये ऐसी कंपनीज होती हैं जो समझती हैं कि हर साल उनके एसेट से आने वाले बेनिफिट्स क्या होंगे, तो खर्च भी कम होगा अपने हिसाब से, बैलेंस रिड्यूस पे। क्लैरिटी है यहाँ तक? ओके आगे। अब मुझे एक बात बताएं सर, इस केस के अंदर जानी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का टोटल कितना है? 3136, यही है? अच्छा भाई अब सर अगर एंट्री बनाए तुम लोग मुझे बताओगे। सर हमने कहा मशीन हमारे पास से चली गई 8 लाख रुपए की। सर हमने कहा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गया 313,600 का। तो सर मुझे बताओ, मेरे एसेट की साइड में ऐसे ही बुक वैल्यू लिख लेते हैं, बुक वैल्यू एट डिस्पोजल 486,400। सर क्या कह सकता हूं, ये 486,400 एट द डेट ऑफ डिस्पोजल की है, जिस दिन ये एसेट बिक रहा है, तो उस दिन तक यूज होके मैंने ये वैल्यू निकाल ली। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, अब हम सवाल में आ गए सर। सवाल के अंदर मुझे कह रहा है कि भाई आपके एसेट की ट्रेड इन वैल्यू इतनी है। सर ये तो रिलायबल है, तो तुम्हें कैसे पता रिलायबल नहीं है? ट्रेड इन वैल्यू सामने वाले कीमत लगा रहा, भाई मार्केट इसकी कीमत नहीं दे रही है। अच्छा तो इन एनी केस सामने वाले बंदे ने तुमसे पूरे पैसे लिए, तो मैं आने वाले एसेट को जाने वाले एसेट की ट्रेड इन वैल्यू पे रिकॉर्ड करूं या आने वाले एसेट की फेयर वैल्यू पे? आने वाले एसेट की फेयर वैल्यू पे। तो सर आप ये कहें कि आप इस प्लांट को कितने पे, 540? ओके जी सर, हम 540 पे इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। सर आपने कैश भी दिया है, कितना? 20,000 का। सर आपका गेन कितना आया? याद रखिए गेन हमेशा आपकी अपने असल एसेट की वैल्यू से कंपेयर होकर निकलेगा। उसने आपके एसेट की वैल्यू कितनी लगाई? 520। तो अगर मैं सिंपल इसको 520 से कंपेयर करूं तो 33,600 आता है। उसने यही किया है, उसने बोला कि भाई आपके एसेट की कीमत मेरी नजर में इतनी है, तो अपना गेन निकालना है इसके हिसाब से निकालना, बाकी आप मेरे एसेट के लिए पैसे दे रहे हैं वो आप कैपिटलाइज करें। इसमें हमने कैपिटलाइजेशन की है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट रिसीव पे। क्लैरिटी है यहां तक भाई? सर रिलायबल नॉट रिलायबल का फर्क दोबारा बता दें। अनेक रिलायबल मैंने तो पूरी कहानी सुनाई थी। रिलायबल का मतलब ये है कि हर कोई एक्टिवली आपको उस एसेट के पैसे देने को तैयार है। 3 महीने बता दूं जानी वापस, ये रहा देखो, मैंने कहा ओपनिंग बुक वैल्यू साल के शुरू में ये एसेट इतने पे था,
शहीद क्लियर है। और फिर हमने कहा कि भाई 20% 3 महीने तो चलेगा ना इस साल। जावेद मैं गेन वाली बात रिपीट कर देता हूं। देखो मैंने ये कहा सामने वाले बंदे ने आपके एसेट की जो ट्रेड इन वैल्यू है, ट्रेड इन, वो ये लगाई है ट्रेड इन वैल्यू। वो कह रहा है मैं आपके एसेट की कीमत इतनी लगा रहा हूं और आपकी एसेट्स की ये जो वैल्यू है, बुक वैल्यू, वो ये है, तो आपका टेक्निकली गेन इतना होना चाहिए, क्योंकि आपने जो 20,000 रुपए ऊपर पे किए हैं वो आपने इस प्लांट के लिए किए हैं, वो तो इसमें सीधे सीधे के अप्लाइज हो गए। क्लियर है जावेद? अच्छा पहले बताओ जानी, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के फिर हम आगे चलेंगे। दोनों मेथड्स के अंदर डिफरेंस क्लियर है? आई नो दिस इज वेरी बेसिक बट ये कि लाजमी भी है इस बेसिक को क्लियर करना। आगे सुनो एक चीज। अब सर अगर मैं 2-3 तरीके से इसको सिखाऊं, आई नो कि हो सकता है तुम्हें पता हो सकता है तुम्हें ना पता हो। इधर हमने कहा कि सर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड शॉर्टकट्स, क्योंकि आगे हर सवाल में ये आएगा तो आपने बड़ा विजिलेंटली इसको देखना है। इधर देखिएगा, अभी लिखना बंद, मैं पूरा कॉपी करने का टाइम दूंगा, पूरी क्लास भले कॉपी करना, बट ये अभी रुक जाओ, समझो पहले मेरी बात। मैंने कहा कि सर ओपनिंग जब मैंने इस एसेट को परचेज किया था वो डेट कौन सी थी? जनवरी 1, 2019। 2019 को मैंने ये एसेट परचेज किया था 8 लाख रुपए का। कैलकुलेटर अपने पास रखो, बस एक चीज सीखनी है हमने। हम यहां पे यूं कर रहे हैं सर, डेप्रिसिएशन 2000, पहले कौन से साल का आएगा? 19। अच्छा भाई डेप्रिसिएशन 2019, हमने कहा डेप्रिसिएशन 2020 और डेप्रिसिएशन 2021, और यहाँ पे मुझे पता है ये कितने मंथ्स हैं? 3 मंथ्स। बिल्कुल सुकून तामुल से, ताकि सब बच्चे साथ हो जाएं। पहले तो मुझे बताओ इस डेप्रिसिएशन के ऊपर, इस वाली कॉस्ट के ऊपर 20% कितना आया? 160। अब बिल्कुल सुकून और तामुल से एक बात सीखना, क्या ये बजा जिसका मोबाइल बज रहा है वो बंद करे उसको पहले जल्दी। 160 आ गया डेप्रिसिएशन 2019 का, सही है। अब माइंड मैपिंग, मैथ्स थोड़ी सी हल्की सी। मुझे पता है कि मेरा एसेट एक साल में 20% से गिर जाएगा। मेरा एसेट एक साल में 20% से, तो मुझे ये लगता है कि अगले साल का डेप्रिसिएशन भी 20% से गिर जाएगा। वापस समझें, एब्जॉर्ब करते हैं इसको। मैं क्यों सिखा रहा हूं? जितना लेंथी एग्जामिनर सवाल दे उसकी ऐसी की तैसी हमें शॉर्टकट्स आते होंगे। सुनो मैं फिर कह रहा हूं, एक साल में एसेट कितने से गिरेगा? तुम्हें यकीन नहीं आता, मैंने अभी प्रूव किया है। एक साल में एसेट अल्लाह की कसम 20% से गिर के 640 हो गया। 20% से गिर के 640 हो गया, साथ साथ बोलोगे। 20% से गिर के 640 हो गया। भाई मेरा ये मानना है कि जब मेरा एसेट 20% से गिर गया तो मेरी मैथ्स ये कहती है कि अगले साल का डेप्रिसिएशन भी 20% से गिर जाएगा। यकीन नहीं आता, आप सिर्फ एक काम करें, आप इसके ऊपर 80% लगा दें। 128। सर मैंने कहा ये आ गया 128। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता कि मुझे बताओ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 2020 का कितना है, तो आप पिछले साल के डेप्रिसिएशन पे 80% लगा दो। पहले बताओ ये लॉजिक क्लियर हुई? देखो सिंपल मैथ्स है, मुझे पता है कि मेरा एक एसेट 20% से गिरेगा तो अगला डेप्रिसिएशन भी तो उस पर ही लगेगा ना। तो जो रिड्यूस बैलेंस है वो 20% से कम हो गया, तो अगले आने वाले साल का मेरा डेप्रिसिएशन भी कितने परसेंट से कम होगा? 20% से। तो लास्ट ईयर के डेप्रिसिएशन पे सीधा चिपका दो, कोई मसले वाली बात नहीं है। पहले बताओ यहां तक क्लियरिटी है? ऑनलाइन में तो जल्दी से क्लियर करो, जल्दी से। मल्टीपल तरीके मुझे आने चाहिए टू हैंडल द क्वेश्चन। अभी तो कुछ भी नहीं किया हमने, बेसिक्स पे काम कर रहे हैं। क्लियर है? आगे सुनो सर, अब तुम लोग मुझे बताओगे, मैं अगले साल इसको अगर लेके जाना चाहूं, मैं 80% तो लगाऊंगा, बट उसको 3/12 भी करूंगा। क्यों? क्योंकि सर वो 80% रिड्यूस तो हो जाएगा, बट वो कितने महीने तक रहेगा? 3 महीने तक। करके देखो, आ रहा है? सेम आ रहा है? तो सर हमने कहा ये आ गया 25,600, तो इसको हमने 3/12 कर लिया। पहले बताओ डेप्रिसिएशन की मंथ तक क्लियर है?
ये डेप्रिसिएशन बता दिया मैंने, यहां तक कोई सवाल? दिस इज वन वे टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। जब कौन से मेथड पे है? अच्छा, स्ट्रेट लाइन पे तो टेंशन ही नहीं है ना, वो तो सीधा सीधा है, ये हमने सीख लिया। चलिए जी आगे सुने। ये तो मैंने आपको बता दिया डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका। डेप्रिसिएशन, प्लीज फोकस होकर सुनना है इधर। मैं वो गलतियां भी अवॉइड कराऊंगा जो एग्जाम में बच्चे करते हैं। इधर मैंने कहा सर आए हमने जनवरी 1 2019 को एसेट खरीदा 8 लाख रुपीस का। अब मैंने ये कहा, प्लीज सुनना, मैंने ये कहा कि मुझे बुक वैल्यू चाहिए 31 दिसंबर 2019 की। पहला साल यही है ना? अच्छा भाई, फिर मैंने कहा मुझे बुक वैल्यू चाहिए 31 दिसंबर 2020 की। और फिर मुझे बताओ बुक वैल्यू कब चाहिए? 31 मार्च 2021 की। प्लीज सुनिएगा, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम इस बात को मानते हो कि अगर पहले साल की आखिर में मुझे बुक वैल्यू चाहिए तो मैं सिंपल इसका 80% ले लूं? 20% के बाद ये वाली बात नहीं समझ आई भाई। ऊपर जब 20% लगा रहे हो तो बचेगा कितना? तुम्हें चाहिए कितना? तो उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे डायरेक्टली, इसका 80% ले लो। बात एक ही है। 80% कितना आ गया? 640। मानते हो कि इसी पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा? ये वैल्यू अब 100% समझो इसको। अब ये वैल्यू अगली कितनी हो जाएगी? 80%। तो इसमें से 20% कटाऊं या डायरेक्ट 80 ले लूं, बात एक ही है। तो इसका 80% कितना? 512। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है? कि सर आप ऐसे देखो, आप सिंपल रखो क्योंकि ये बेसिक बेसिक है, तुम्हें पता होने चाहिए। मैं कह रहा हूं कि अगर मुझे WDV चाहिए तो मैंने जब से खरीदा है तब से 80% करता रहा हूं। अब देखो एक चीज याद रखना, अब मुझे एग्जामिनर कहे कि मुझे बताओ इस साल का डेप्रिसिएशन कितना है, तो आपने ओपनिंग बुक वैल्यू निकाल ली। ओपनिंग बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन निकाल लिया। तो ओपनिंग बुक वैल्यू पे जब आपने बच्चों डेप्रिसिएशन निकाला तो आपकी WDV कितनी आ गई? बुक वैल्यू एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। सर वो ये रही 486 400। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है? यानी दिस इज द वे टू कैलकुलेट ओपनिंग बुक वैल्यू। दिस इज द वे टू कैलकुलेट ओपनिंग बुक वैल्यू। एक आखिरी चीज फिर आप मण के कॉपी करना है इसको। इधर देखो, मैंने ये कहा कि आपने एक एसेट जल्दी बताओ कितने का खरीदा? 8 लाख रुपए का। ये कितने परसेंट से डेप्रिशिएट होगा? तो मुझे 80% की वैल्यू चाहिए। अगर मैं इसकी पावर लगा दूं 2 साल बाद चाहिए, देखो कितना आता है? 512000। ऐसा ही है? तो सर आप उसको 3 महीने तक आगे, क्योंकि कंपाउंडिंग है, आप पहले ओपनिंग निकाल के 3 महीने का अलग से बुक करेंगे, क्योंकि शॉर्टकट भी उतने लगाने जितने चलते हैं। बात समझ आ रही है? पता है हर चीज का शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट भी उतने लगाने जितने चलते हैं। यानी सर देखें, अब आपके पास डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका है, रिड्यूसिंग बैलेंस में बुक वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका है, और बुक वैल्यू सीधा आगे लेके आने का तरीका है। पहले बताओ यहां तक बात की क्लैरिटी है? पक्की बात है? यानी सर एक चीज मेरी तसल्ली के लिए मुझे बताओ, रिड्यूसिंग बैलेंस में हर साल का डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे होगा या हर साल की ओपनिंग बुक वैल्यू पे? यानी हर साल जो बैलेंस कम होगा उसके बाद, उसके बाद। तो इस फॉर्मूले ने मुझे क्या बताया, जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा आखिरी वाला, यानी ये फॉर्मूला मुझे ये बता रहा है कि अगर 8 लाख रुपए का मैंने एसेट खरीदा है और मुझे 80% की वैल्यू चाहिए कितने साल बाद? तो 2 साल बाद का मतलब है 1920 के बाद, यानी 21 का शुरुआत। तो मैंने पावर कितनी लगा दी? 2। अच्छा, अगर मुझे चाहिए होती ये 31 दिसंबर 2021 की, तो पावर कितनी लगाता? तो मैं 3 क्यों नहीं लगाई? क्योंकि एसेट आपके साल के बीच में बिक गया, तो आपने सबसे पहले ओपनिंग बुक वैल्यू निकाल ली। इस ओपनिंग बुक वैल्यू पे 3 महीने का अलग से डेप्रिसिएशन बुक किया, और आपने फिर उस दिन की बुक वैल्यू निकाली जिस दिन ये एसेट डिस्पोज हुआ है। पहले बताओ भाई, बात क्लियर है? अब इसको सुकून से कॉपी करो, फिर हम आगे लेके चलते हैं। ये दोनों मेथड भी करने कॉपी भाई, याद रखने के लिए।
हाँ करके देखो निशान। हाँ जी देखो आता है। नहीं अब देखो इस बच्चे ने शॉर्टकट कोशिश की। मैं बोलता हूँ कोशिश बड़ी अच्छी चीज है। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ ना क्यों। इधर चलो मैथ सीख लेते हैं, आ जाओ वापस। आई रियली अप्रिशिएट दैट यू गाइस एटलीस्ट ट्राई। इधर देखो क्योंकि मैं करके आया हूँ तभी मैंने नहीं किया, मुझे पता है। इधर सुनो फोकस से देखो भाई। एक बच्चे ने यहाँ पे बोला कि सर मैं ऊपर 0.25 चिपका दूं। 0.25 का मतलब समझ रहे हो? कंपाउंडिंग। 0.25 का मतलब क्या है? कंपाउंडिंग। सुनना प्लीज, सुनना मेरी बात है इधर। ऊपर 0.25 का मतलब ये है कि तुमने जो WDV 5/12 की निकाली है, 5/12 की WDV निकाली है, तुम 0.8 की पावर तो अब 0.25 टेक्निकली ऐड कर रहे हो। अच्छा 0.8 की पावर 0.25 करो, कितना आता है आंसर? सिर्फ प्लीज इसको अभी यूं सही करते हैं ना, समझाता हूं। वापस से करते हैं इधर। अच्छा मैं फ्रैक्शन बता रहा हूं इधर, पहले सब लिखना बंद करो। मैं बता रहा हूं देखो, ये अच्छी बात है कि बच्चे शॉर्टकट्स पे बात कर रहे हैं क्योंकि आंसर अलग आएगा। आंसर अलग आएगा। WDV आनी कितनी चाहिए? 486 400 में डिफरेंस बता रहा हूं क्यों आ रहा है। खाली मैथ्स का गेम है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। इधर प्लीज फोकस के साथ। शॉर्टकट से गलत हो रहा तो बेटा तुम्हें किसने बोला था लगाने को? भाई ये वाला शॉर्टकट से सही हो रहा है। इधर देख ले भाई, इधर एक मिनट आयान शेख, पहले एक एक करके बात बताओ। इस वाले शॉर्टकट से सही आ गया ये 5/12? हाँ या नहीं? जल्दी से जल्दी बता दे भाई आयान। ये आ गया ना? तो अपनी होशियारी क्यों की कि 0.25 भी चिपका दिया ऊपर, मना किया। अब इसको समझ भी लो कि क्यों हुआ ऐसा। सही है जी, खुदा के वास्ते इधर प्लीज फोकस के साथ। मैं अगर आपसे ये कहूं, क्या ये मानते हो कि आपको अगर इस साल का डेप्रिसिएशन चाहिए तो आप 5/12 को 20% से डिवाइड करके इंटू 3/12 करोगे? ऐसा है? ऐसा है या नहीं है? अच्छा आप 5/12 को भूल जाएं, सिर्फ मुझे ये फ्रैक्शन निकाल के दें। 20% इंटू 3/12 करें, आंसर क्या आता है? यानी 20% इंटू 3/12 करो, 0. ये फ्रैक्शन आ रहा है। अच्छा सिर्फ 0.05 को इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा कितना? 25,600। यहां तक क्लैरिटी है? ओके। पर आप पता है क्या कर रहे हैं? आप कर रहे हैं सर 80% की पावर 0.25, क्योंकि 0.25 तुम लोगों ने ऐड किया ना भाई। एक साल देखो ना सिर्फ फिर। अच्छा 80% की 0.25 पावर करो, कितना आता है? 0. फर्क है? फर्क है? तो ये तुम्हारे मैथ्स का फर्क है ना। तो पावर वो लगाओ जिससे आंसर तुम्हें रेलेवेंट चाहिए। हाँ या नहीं? पक्की बात है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जानी बड़ा फोकस से इस बात को समझो। देखो देयर इज द कैलकुलेशन एरर इन योर फॉर्मूला। तो बच्चे, मैं तुम्हें ये तो जिसने बच्चे ने पूछा ना, जैसे यहाँ पे पूछा बच्चे ने, ये एक तुम्हें किस्सा सुनाता हूँ। बच्चा आया, सर आपके भाई ने तो शॉर्टकट लगाया एग्जाम में, 0.25 करके आ गया, आपने तो ये बताया भी नहीं था, मैंने फिर भी चिपका दिया। मैंने बोला अच्छा अब तेरे को एग्जामिनर बताएगा, अगली टाइम में फेल हो गया। मैंने कहा क्यों होशियारी की? बोला सर यार मेरे को लगा मैं 0.25 डालूंगा मेरा आंसर आ जाएगा। अबे मैंने कहा 80 फ्रैक्शन में फर्क है। 80 का 0.25 मतलब आंसर आ रहा है 0.945, और तुम्हारा डेप्रिसिएशन का फ्रैक्शन कितना आ रहा है? 0.05। दोनों में फर्क है या नहीं है? तो भाई आप शॉर्टकट उतने लगाएं जितने हमें लगाने चाहिए। तो अगर मैं आपसे बीइंग अ टीचर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और मैं तैयारी की हुई है, मैंने, मुझे सारे एंगल्स पता है, मैं 7-8 साल से पढ़ा रहा हूं, तो मुझे पता है शॉर्टकट्स क्या है। तो अच्छी बात है कि आप लोगों ने ट्राई किया, पर इस गन को यही निकाल देना, आगे इसको अप्लाई नहीं करना। पर मैंने लॉजिक बता दी क्यों अप्लाई नहीं हो सकता। देखो अगर मैं ये कह रहा हूं ना, अब इसको यूं समझो, 0.8 की पावर का मतलब है, प्लीज सुनना यार, एक रिक्वेस्ट है तुमसे, 0.8 की पावर लगाने का मतलब है पूरे साल की कंपाउंडिंग, पूरे साल की। तो हम ये कंक्लूड करें, अपने पास कहीं लिख लें, शॉर्टकट कैन बी अप्लाइड व्हेन फुल ईयर कंपाउंडिंग इज देयर। लिखो, शॉर्टकट कैन बी अप्लाइड व्हेन फुल ईयर कंपाउंडिंग इज देयर। तो यानी अगर हमारे पास फुल ईयर की कंपाउंडिंग है तो मैं लगा सकता हूं, अदरवाइज नहीं लगाऊंगा ये। हाँ आप खाली वहां तक लेके आगे 3 महीने और बुक कर लो, उसमें मौत तो नहीं आनी हमें। सही है, उससे बेहतर है बच जाएंगे इससे। हाँ भाई शॉर्टकट में क्या लिखा? शॉर्टकट कैन बी अप्लाइड व्हेन
फुल ईयर कंपाउंडिंग इज देयर। क्लियर है ये बात, याद रखिएगा, फुल ईयर कंपाउंडिंग यानी क्लियर है। अब शहीर बिल्कुल ऐसा है। अच्छा बाकी बाकी एक और बच्चा था यार, क्या नाम है उसका, जानी जल्दी बता दो, कहाँ गया वो, नाम देख लेते हैं उसका। जावेद इकबाल, जल्दी बता देते को, देख लिया मैंने, सही बता, क्लियर है। जावेद इकबाल तू भी बता दे यार, तेरे लिए मैंने वापस से ये किया है, जल्दी से। हो गया। अच्छा मैं इस पे एक आरटी लगा रहा हूँ, ये नहीं होना, पता चले इसको कॉपी करके यही अप्लाई कर दो, इसको क्रॉस भी कर देना कि ये नहीं करना। चले अब वापस से, शॉर्टकट भी साल के शुरू तक अप्लाई करना है। शॉर्टकट भी कहां तक अप्लाई करना है, साल के शुरू तक। उसको आगे लेके जाने के लिए हल्की सी और मेहनत करनी है। पहले बताओ बात क्लियर है, पक्का? ओके जी। अब एक और चीज, जब इतनी गलतियों पे बात हो रही है ना, तो मैं एक और चीज सही कर दूं, क्योंकि अब मैं क्विज में दूंगा आज, उस पर तुमने गलती की है तो फिर देखना, इधर देखो फोकस के साथ। एक और चीज, अनदर एरर जो कि बच्चे कर सकते हैं, प्लीज फोकस होकर सुनिएगा। नवीदा पॉइंट, ये मार्च 1 की बुक वैल्यू रिपीट कर दूं बेटा, मैंने सिंपल ये लंबा वाला मेथड याद है, अलग अलग करके लेके आया था, ये तो क्लियर है ना नवीदा। हमने यहाँ पे क्या किया, बुक वैल्यू निकालने के लिए मैंने कहा 8 लाख रुपीस का 2019 के जनवरी में एसेट परचेज किया था। मैंने कहा इसकी मुझे 80% की वैल्यू चाहिए सीधे 2 साल बाद। मैं क्या कह रहा हूं, सीधे, पर बीच में सीधा भी कहा है ना, सीधे 2 साल बाद, यानी स्ट्रेट कंपाउंडिंग है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके मैं किस पे पहुंच गया, 5/12 पे, ईयर 2 के एंड पे, 2 सालों के डेप्रिसिएशन के बाद। फिर मैंने कहा कि भाई आप शॉर्टकट नहीं लगाना, अब इसके ऊपर आप कर लेना 20% इंटू 3/12, तो आपके पास ये डेप्रिसिएशन आता, और इस डेप्रिसिएशन को इसमें से माइनस किया तो मेरे पास बुक वैल्यू आ जाती। तो बुक वैल्यू निकालने का एक तरीका ये, ओपनिंग तक निकाल लो, फॉर द ईयर अलग से बुक करो, आपकी क्लोजिंग WDV आ जाएगी जिस दिन ये एसेट डिस्पोज हुआ है। भाई यहाँ तक क्लैरिटी है? नबीदा क्लियर है? जल्दी बता दो। तो एक और एरर को डिस्कस करें और फिर कॉपी करें जल्दी से। ओके प्लीज देखना, अगर मैं ये कहूं व्हाट इफ, हाँ भाई, व्हाट इफ एसेट परचेज्ड ऑन January 1, 2019, बल्कि जनवरी लिख दिया वापस से, April 1, 2019, कितने का भाई, 8 लाख रुपए था ऊपर, सेम रखते हैं अमाउंट ताकि डिफरेंस क्लियर हो, 8 लाख रुपए का। अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे आप WDV बताएं, बुक वैल्यू बताएं 31 मार्च 2021 की, जो सेम सिचुएशन है। तो पहले मुझे बताओ क्या मैं शॉर्टकट लगा सकता हूं? अब पहले आप क्या करेंगे, इसको घसीट के पहले आप इसको लेके आएंगे 31 दिसंबर 2019 पे। देखो मैं फिर बताऊं, बच्चे फिर गलती करते, देखो यही तो सिखाने आया हूं आज के, यार गलतियां नहीं करनी है। सुनो, अगर मुझे यहां पे WDV चाहिए, अगर मुझे यहां पे WDV चाहिए, तो मैं अगर मैं 8 लाख रुपीस को 80% की पावर कर दूंगा ना, तो मैं फिर कह रहा हूं स्ट्रेट कंपाउंडिंग। स्ट्रेट कंपाउंडिंग है, या पहले ये 9 महीने इस साल चलेगा, पक्का? तो अगर मैंने ये अप्रैल में खरीदा है, तो मैं पहले इसको ये काम ये करूंगा कि सिंपली 20% इंटू 9/12, कितना आया, 120। जब 8 लाख रुपीस में से 120 माइनस करोगे तो कितना, 680। ये क्या आ गई, बुक वैल्यू। पर ये बुक वैल्यू कहां आई, जनवरी 2020 या 31 दिसंबर 2019। अच्छा अब पूरे साल का शॉर्टकट लग सकता है? यस भाई, एक उसूल बनाओ, आपकी कंपाउंडिंग कैन बी डन पूरे साल के लिए।
पूरे होल ईयर के लिए। अब अगर अजम्पशन है, एक और चीज क्लियर करता हूं, मैथमेटिकल मसले हैं और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। सुनो, अगर मैं 80 की पावर, प्लीज सुनना यार, क्या मैं कह सकता हूं कि ये एसिड की बेस 9 महीने में चेंज हो गई है? हाँ भाई, ये एसिड की बेस कितने महीने में चेंज हुई? क्योंकि 9 महीने बाद ये एसिड डेप्रिशिएट होकर अपनी WDV पे आ गया। हाँ या नहीं? अगर जैसे ये बच्चा पूछने वाला था मुझसे कि सर अगर मैं पावर रखूं तो क्या मसला है? पावर रखूं तो मसला ये कि आप अज्यूम कर रहे हैं कि पूरा साल वैल्यू सेम रही है, जबकि पूरा साल वैल्यू सेम, 9 महीने बाद उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है? चेंज हो चुकी है। तो मैं जो अगला डेप्रिसिएशन बुक करूंगा वो 9 महीने के बाद करूंगा। तो क्या ये, अगर मैं 80% की पावर लगा दूं लेट से, तो आप लोगों की अजम्पशन क्या है उसके अंदर? फिर पूरे साल वैल्यू क्या रही है? सेम रही है। जबकि ऐसा तो इससे पहले वाले केस में क्यों किया था? उसमें आपने खरीदा कब था? जनवरी 1 में, तो साल भी पूरा यूज हुआ था। तो मैंने अज्यूम किया था कि वो पूरा एसिड पूरे साल चला था, तो उसकी बेस पूरे साल के बाद चेंज हुई थी। इस केस के अंदर तुम लोग मुझे गाइड करो, क्या इस केस के अंदर वैल्यू पूरे साल के बाद चेंज हो रही है 9 महीने बाद? तो भाई आई कैन नॉट अप्लाई शॉर्टकट। आप पहले उसको इंसानों की तरह 9 महीने आगे लेके आए और फिर अप्लाई करेंगे क्या? शॉर्टकट। अच्छा, फिर शॉर्टकट वही 31 मार्च से, क्या फिर एक साल और फिर वापस से वही? तो सर आप शॉर्टकट उतने लगाएंगे जितने उस सवाल में बनते हैं। पहले बताओ, बात क्लियर है? जानी मैं सबसे पूछ रहा हूँ, क्लियर है? गलती नहीं होगी इसमें आगे? अब जानी पूछ लू, करके देखो। देखो एक चीज सुनो, सुनो ये भी अच्छा सवाल है भाई, बड़े मजे की बात सुनो। ये कह रहा है सर 9 मंथ्स हम यहाँ लगाएंगे, 3 महीने वहां लगाएंगे। तो बात तो एक है, दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन अगर ये होता ना तो मैं कहता डेप्रिसिएशन हर साल का क्या है? सेम है। तुम एक बार करके देखो, तुम्हारा आंसर अलग आएगा। रीजन दे रहा हूं क्यों? क्योंकि प्लीज तुम लोग इधर सुनना, आंसर अलग इसलिए आएगा क्योंकि तुम गलती क्या कर रहे होगे, या सुनना प्लीज बच्चों, प्लीज फोकस के साथ। आंसर अलग इसका इसलिए आएगा क्योंकि गलती ये कर रहा होगा, पहले तो ये समझेगा कि पहले पूरे साल का डेप्रिसिएशन एक ही साथ है, और जो हमारी WDV आएगी और इसकी WDV आएगी, दोनों में क्या होगा? इसकी WDV, तुम लोग सही बताना लॉजिकल हो तो, इसकी WDV कब चेंज होगी? एक साल बाद। हमारी WDV कब चेंज होगी? 9 महीने बाद। सही कौन सी है? क्योंकि आपका एक साल 9 महीने में खत्म हो जाएगा। सुनो, इसके फॉर्मूला में अगर ये डायरेक्ट करे तो ये अगले साल का डेप्रिसिएशन भी पूरा चार्ज करेगा, हम भी अगले साल का पूरा चार्ज करेंगे, पर इसकी WDV हमारे WDV में शुरू से ही क्या होगा? फर्क होगा। और फिर ये अज्यूम ये कर रहे होंगे कि वो सीधी सीधी 31 मार्च पर आके लैंड की, हम बोलेंगे नहीं, हम बोलेंगे पहले 31 दिसंबर 2020 और फिर 3 महीने का अलग से। क्योंकि हमारा जो एसिड बेस है, जो मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं, आपका एसिड बेस पहले 9 महीने में क्या हो जाएगा, और फिर उस पर एक साल का डेप्रिसिएशन होगा, फिर एसिड बेस क्या होगा? चेंज होगा। फिर कितने महीने का? 3 महीने का। अगर मैं स्ट्रेट पावर लगाऊंगा ना, तो जानी मैं ये समझ जाऊंगा कि मेरा एसिड बेस स्ट्रेट सेम चला है, वो कभी भी चेंज नहीं हुआ। क्लियर है? देखो कंपनी का ईयर एंड है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर। अब मैंने एसेट खरीदा है 1 अप्रैल को, तो मैं पहले साल में कितना डेप्रिसिएशन बुक करूंगा? 9 महीने। और अगर पावर आप 1 लगा रहे हो ना 80 की, तो आप समझ रहे हो कि पूरा साल डेप्रिसिएशन सेम रहा है। नहीं 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 नहीं, कंपनी का ईयर एंड 31 दिसंबर है। तो तुम, अच्छा एक और सवाल, चलो तुम बताओ, कंपनी का ईयर एंड अगर 31 मार्च होता तो सलंग जा सकते हैं, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो इट सोनली डिपेंड्स अपॉन कि आपके अकाउंटिंग पीरियड में वो कितना फॉल किया। आखिर बात, जल्दी बताओ फॉर्मूला कब लगेगा? जब पूरे साल के लिए एप्लीकेबल हो, अदरवाइज। अच्छा, पूरे साल के लिए लगाना भी तो पहले घसीट के उसको आगे लेके आओ और फिर लगा दो। पहले बताओ, बात क्लियर है जानी? पक्का? अब कॉपी करें इसको जल्दी से, थोड़ा जल्दी करना है जानी। ऑनलाइन वालों जल्दी से बता दो, क्लियर है अब? गुड यार।
स्क्रॉल डाउन करो उसको। बिल्कुल ऐसा ही है सर मत। आता हूँ आ रहा हूँ। हो गई जी जावेद। बिल्कुल कंप्लीट। अब इसमें लिंक होगा ना। हाँ यानी यहाँ तक हो गया कॉपी। स्क्रॉल करें। अच्छा एक और चीज देख लेना, एक मिनट आप। एक और चीज देख लेना, जैसे यहाँ पे मैं 0.25 करता हूँ ना स्ट्रेट लाइन में, ये इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि यहाँ पे एसिड बेस आपकी चेंज, तो वो शेड आप जैसे भी उसका डेप्रिसिएशन निकालना चाहे निकल ही जाता है, पर वहां पे ऐसा एप्लीकेबल नहीं है जी। ये कैरिंग अमाउंट को कि वहां पे रिड्यूसिंग बैलेंस में हर साल कैरिंग अमाउंट पे डेप्रिसिएशन लगता है ना बुक वैल्यू पे, तो वहां पे डेप्रिसिएशन के पर्पस के लिए बेस चेंज हो रही होती है, यहाँ पे बेस सिर्फ कॉस्ट होती है। सही है सर मत। हो गया यहाँ पे कॉपी। कैरिंग अमाउंट है ना जानी, शहीद 486,400 कैरिंग अमाउंट है ना। टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस किया ना कॉस्ट में से, तो बुक वैल्यू आ गई आपकी एट डिस्पोजल। हो गया यहाँ तक भाई, ये लाजमी कॉपी कर लेना।
हाँ भाई जल्दी कॉपी करो तो फिर हम डिस्क्लोजर्स पे चलें। नहीं एक ही है बस, वो बताऊंगा अभी आगे शहीद। थैंक यू। यानी यहां तक हो गया कॉपी? भाई यहीं तक ही करो, ये तो गलत वाला है ना, इसका क्या करना है? वो मैं भेज देता हूँ ना जावेद जानी। हो गया जानी कॉपी? डन। चलें जी, आ जाए भाई, बिस्मिल्लाह करें नोट्स की, जो कि आपका पहला स्टेज है इसका। पहले ये बता दो भाई अल्लाह के वास्ते कि क्या आपको ऑल टुगेदर ये एक्सचेंज, ट्रांजैक्शन और शॉर्टकट क्लियर है? देखो शॉर्टकट बताने का मकसद सिर्फ ये है क्योंकि लेंदी सवाल होगा, आपका दिमाग उस डायरेक्शन में काम करना चाहिए, बट मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई है। स्ट्रेटेजी ये है कि हमने पहले एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को समझा, उसमें हल्का सा हमने डिस्पोजल का कॉन्सेप्ट डाल दिया कि भाई डिस्पोजल आपको आ जाए। डिस्पोजल का एक ही तो कॉन्सेप्ट है, जितने से कॉस्ट मौजूद है उसको वहां से निकाल दो, और जितने का अक्यूमुलेटेड मौजूद है उसको, पर उतना जितना अक्यूमुलेटेड मौजूद है निकालने के लिए तुम्हें कैलकुलेट करना आना चाहिए कि भाई कितना अक्यूमुलेटेड मौजूद है। अब स्ट्रेटेजी की जरा बात समझिएगा, 1 या 1.5 पेज का सवाल होता है IAS 16 का, जिसमें 5-6 स्टैंडर्ड्स का मिक्सचर होता है इटसेल्फ IAS 16 को मिला के। हम एक काम करेंगे, एक एक कंपोनेंट पे काम करेंगे डिस्क्लोजर की। मैं तुम्हें बताता हूं होता क्या डिस्क्लोजर, किस तरीके का होता है। उसमें ओपनिंग इंफॉर्मेशन आती है, बहुत सुकून से समझना, मेरा काम है फिक्स करना दिमाग में, जैसे कैश फ्लो का रट्टा नहीं लगाना, खुद ही याद हो गया, ये भी हो जाएगा। आपसे समझे, मेरी बात को सुने। पीपी के अंदर IAS 16 के अंदर वो कुछ इंफॉर्मेशन मांगता है। पहली इंफॉर्मेशन, साल के शुरू में एसेट्स कितने पे मौजूद हैं। क्या बोलता है? साल के शुरू में एसेट्स कितने पे मौजूद है। वो बोलता है ब्रेकअप दो मुझे एसेट का, कि एसेट की कॉस्ट कितनी है और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है। पहले तो ये मांगता है। फिर बोलता है ये बताओ कि साल के दौरान एसेट्स कितने खरीदे गए। फिर बोलता है साल के दौरान एसेट्स बेचे कितने गए। अच्छा 3 और चीजें आती हैं, पर वो तब बताऊंगा जब पहले ये 3 चीजें कवर हो जाएंगी। साथ साथ बोलोगे। पहले क्या बोलता है? ओपनिंग। दूसरा, खरीदे कितने। तीसरा, और चौथा, डेप्रिशिएट कितने हुए। तीसरा, डेप्रिशिएट कितने हुए। अभी हम लंबी नहीं कर रहे कि भाई कितनी चीजें आती हैं, वो एक एक करके मैं खुद इंक्लूड कराऊंगा। आओ बिस्मिल्लाह करते हैं, पहले एक एक। अब हमारा तरीका क्या होगा, एग्जामिनर आपसे अकाउंटिंग पूछे आप अकाउंटिंग दे दें, आपसे प्रेजेंटेशन पूछे आप प्रेजेंटेशन दे दें। पहले हम अकाउंटिंग सीखेंगे और फिर सीखेंगे इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होती है। क्लैरिटी है? आओ फोकस होके। सर मुझे एक बात बताओ, इस केस के अंदर मैंने देखो हेडिंग भी डाली हुई है, डेप्रिसिएशन डिटेल विद एक्विजिशन। हमने कहा कि भाई कंपनी एक्वायर्ड फॉलोइंग एसेट, और मैं अज्यूम कर रहा हूं उससे पहले मेरे पास कोई एसेट मौजूद नहीं है। तो आपसे अगर मैं बात पूछूं कि इस वाले सवाल के अंदर मुझे जो अपेरेंटली दिख रहा है, अपेरेंटली, तो सर मैंने एक एसेट प्लांट परचेज किया, उसकी एंट्री क्या बनाई होगी, प्लांट और कैश कितने से, 5 लाख रुपए से।
और सर मैंने यहाँ पे मशीनरी परचेज की है, तो मैंने मशीन को किया होगा डेबिट और कैश को किया होगा क्रेडिट। कितने से? 8 लाख रुपए से। ये तो बेसिक एंट्री है, यू गाइस ऑलरेडी नो। पर सर मुझे फिर इसको डेप्रिशिएट करना है। सर इस पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हुआ होगा और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट क्रेडिट हुआ होगा। अच्छा कितने महीने? 10 महीने। प्लीज बताएं कितना आता है जल्दी से। 401 41666। सर हमने कहा 41667। ओके जी भाई, हमने कहा ये आ गया 41। ओके जी भाई सॉरी, 41667। हमने कहा सर ये भी आ गया 41667। सर मुझे एक बात बताएं, मशीनरी पे जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है और जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है मशीन का, वो कितना है? 80,000। तो सर रेट तो 20% है। 6 महीने, इस साल 6 महीने चला है। यहां तक क्लैरिटी है? चलें जी, ये तो हो गई आपकी अकाउंटिंग। ये क्या हो गई? कौन से साल की? पहले साल की। आए इसको कन्वर्ट करते हैं रिपोर्टिंग में। मैं गया यहाँ पे, हेडिंग देखो, नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपनी का नाम आ जाएगा और लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। हमने ये एसेट कब परचेज किए हैं? 2020 में। अकाउंट्स तो फॉर द ईयर के बनते हैं ना, एक साल के, और बैलेंस शीट एजेड की बनती है। नोट्स बनते हैं फॉर द ईयर के, कि एक साल में क्या हुआ। तो अब अगर मैं आपसे बात पूछूं, मैंने आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन पूछी, आपके पास ओपनिंग कॉस्ट कितनी है? 0। आपके पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? 0। तो क्या मैं कह सकता हूं कि आपके पास जो बुक वैल्यू है वो ओपनिंग 0 है? यहां तक क्लैरिटी है? देखो फिर रिपीट कर रहा हूं, ये ट्रांजैक्शंस फॉर द ईयर में हुई हैं इस साल। ओपनिंग आपके पास कुछ भी नहीं है। मैंने कहा सही है सर, बात समझ आ गई। अब मैं आपको समझाने का तरीका सिखाता हूं कि यार कितना इजी हो जाएगा तो तुमने लॉजिकल बात समझ ली। मैं ये कहता हूं कि आप ये समझें कि ये 2 टी अकाउंट है, लेजर्स हैं, प्लांट और मशीनरी के। आप यूं समझें कि प्लांट और मशीनरी के कितने लेजर हैं, खाली वो हम डंडी मार के बनाते हैं, यहाँ पे नोट्स की फॉर्म में बना रहे हैं। बात क्या है? एक ही है। वापस समझें फिर से। आपने अब तक मेरे साथ डी अकाउंट बनाए थे जिसके अंदर हमने कहा था कि कॉस्ट का अकाउंट अलग है, अक्यूमुलेटेड का अकाउंट अलग है। देखो मैंने यहाँ पे यही किया। कितने अकाउंट दिख रहे हैं? 2। कॉस्ट का अलग दिख रहा है। एग्जामिनर या IF 16 आपको ये कहता है, आपका IFRS आपको ये कह रहा है कि आप नोट्स के अंदर ये बताओ कि साल के शुरू में कॉस्ट कितनी थी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था, एक ओवरऑल पिक्चर बताओ। इस सवाल में क्या था जल्दी बताओ? 0, क्योंकि कंपनी अज्यूम कर अभी शुरू हुई है। अच्छा फिर मैंने कहा कितने अकाउंट्स खोलोगे? 2, एक कॉस्ट का और तो यही तो किया मैंने, और कुछ भी नहीं है इससे ज्यादा, ये कुछ भी नहीं है। जस्ट लाइक अ टी अकाउंट, खाली उसकी प्रेजेंटेशन यूं है एक स्टेटमेंट की फॉर्म में, बाकी है ये डी अकाउंट ही। आओ देखते हैं एक एक करके। मुझे बताओ कि क्या मैं कह सकता हूं मेरे पास साल के शुरू में कॉस्ट ऑफ पीपी यानी सर प्लांट एंड मशीनरी दोनों क्या है? 0 है। अगर मैं आपसे पूछूं आपने इस साल कितने का प्लांट खरीदा? 5 लाख। तो क्या मैं यहाँ पे प्लांट के कॉलम के अंदर 5 लाख रुपए ऐड करूं? ये क्या है? कॉस्ट ऑफ प्लांट। मेरा शेयर होल्डर देख के समझेगा यार इस साल कितने का प्लांट खरीदा गया है, 5 लाख रुपए का, उसको नॉलेज तो दो। दूसरी चीज, मैंने मशीनरी कितने की खरीदी? 8 लाख रुपए की। मैंने कहा सर सिंपल 8 लाख रुपए यहां पे ऐड कर दो। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास साल के आखिर में कितने की मालियत का प्लांट मौजूद है, क्या मैं कह सकता हूं यह है सर बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2000
नोट्स फॉर द ईयर का मतलब समझो, नोट्स फॉर द ईयर का मतलब है ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक की मूवमेंट, ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक की मूवमेंट, इसमें कोई मसला? चलिए जी वापस से, जब ये साल शुरू हुआ कंपनी के पास कोई एसेट्स थे या एक भी एसेट नहीं था? अच्छा मैंने कहा तो साल के शुरू में मैंने ये बता दिया कंपनी के पास कॉस्ट एज एट जनवरी 1 कुछ भी नहीं है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं है, एक ये ओवरऑल पिक्चर है। फिर मैंने इसी के कितने अकाउंट खोल दिए? दो, एक कॉस्ट का अकाउंट खोला और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट खोला। कॉस्ट के अकाउंट में ओपनिंग बैलेंसेस क्या आ रहे थे? 0। क्या इस साल कोई एडिशन हुई है? यस सर, एक 5 लाख की हुई है, एक 8 लाख की हुई है। तो मैंने कहा यहां पे ये आ गया 8 लाख रुपीस। पर सर क्या ये एसिड यूज हुए हैं? ऐसा है तो पहले मुझे एक बात बताओ, मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग 0 क्यों है? तो सर आप ये समझें कि टेक्निकली ये एक लेजर का अकाउंट है, सिर्फ स्टेटमेंट की फॉर्म में। ऊपर एसेट की क्लासेस आ रही है, नीचे उसकी डिटेल आ रही है, कॉस्ट की अलग आ रही है, एक्यूमुलेटेड की अलग आ रही है। पहले तो यहां तक क्लैरिटी है, पक्की बात है। इधर देखना फोकस के साथ। अब देखो कंपनीज क्या करती हैं, कंपनी के पास 50 एसेट्स भी हों, पहले वो उसकी जर्नल एंट्री करेगी, उसका हिसाब किताब करेगी, फिर हिसाब किताब करके यहां फेंक देगी। किसके लिए? प्रेजेंटेशन के लिए। किसके लिए? तो मैं आपसे अगर ये बात पूछूं, क्या नोट्स के अंदर ये गन कचरा करना ये आपकी वर्किंग है? ये हमारी वर्किंग है। तो ये हमारी वर्किंग है, इस वर्किंग के बेस पे मैं उसको प्रेजेंट करूंगा कहां पे? नोट्स के अंदर। अब तुमसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आपको कैलकुलेशंस नहीं आती तो क्या आप नोट्स की प्रिपरेशन कर पाओगे? अच्छा अगर कैलकुलेशन आती है और नोट्स बनाने नहीं आते तो नंबर पूरे मिलेंगे या आधे? तो आपने दोनों साथ लेके चलना है मेरे। अब एक एक करके मुझे जवाब दो इस बात का, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है? 41,667। अच्छा भाई, और हमने ये कहा कि सर हमारे पास यहां पे इसका डेप्रिसिएशन आ गया कितने का? 80,000 रुपए का। क्या हम कह सकते हैं कि सर ये आ गया बैलेंस एट 31 दिसंबर 2000, 41,667, और ये कितने का? 80,000 रुपए का। बहुत फोकस होकर सुनना क्योंकि तुम लोगों ने जवाब देना है इस बात का। अगर मैं आपसे पूछूं कि बुक वैल्यू प्लांट की कितनी है, बता सकते हो? 5 लाख या 5 माइनस 10 कितनी आ रही है, जल्दी बताओ। 458,333 यही है? अच्छा भाई, और ये कितनी आ गई? 720। तुम्हारा शेयर होल्डर अगर ये जानना चाहे कि इस कंपनी के पास इसकी बैलेंस शीट में टोटल कितना एसेट आ रहा होगा, बैलेंस शीट में इन दोनों को सम करो, इन दोनों को सम करोगे प्लीज? 458,333 प्लस 720 11,78,333। अच्छा अब मैं आपसे एक बात पूछूं, सर जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो सर मेरे पास प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट 2020 पे, जल्दी बताओ सर 2020 के आखिर में कितने का होगा? 11,78,333। प्लीज सुनना, 11,78,333। हमें यहां पे अभी कुछ लिंकेज करनी है। हमने कहा सर 11,78,333 हमने यहां पे दिखा दिया। अच्छा मैं अपने शेयर होल्डर को बोलूंगा जाके आप नोट नंबर 16 में देखो कि इसका ब्रेकअप क्या है। बैलेंस शीट में मैं कोई गन फराबाद नहीं करूंगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बैलेंस शीट में डिटेल आती है, समरी, वेरी गुड, अब सीखेंगे, अब गेम अलग है, अब रिपोर्टिंग है। सुनो, बैलेंस शीट में आती है बच्चों समरी, सबका नेट बैलेंस। अगर मुझे देखना है इस कंपनी के पास कौन कौन सी नस्ल के एसेट्स हैं, कहां जाके देखूं? नोट्स में। मैं नोट नंबर 16 में गया, ये रहा। ये अज्यूम करो नोट नंबर 16 है क्योंकि बाकी इंफॉर्मेशन भी तो होती है ना। नोट नंबर 16 में मुझे क्या पता लग रहा है कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं? प्लांट दोनों खुले हुए, साल के शुरू में कितने थे, कहां से पता लगा? नोट में से। अच्छा कितने अकाउंट खोले? 2। कॉस्ट का ओपनिंग 0, एक्यूमुलेटेड का ओपनिंग। शेयर होल्डर को ये कैसे पता लगेगा इस साल कितना खरीदा है? एडिशन से। दोनों को अगर सम करूं तो कितना आ गया?
3 मिलियन, ये टोटल है इसका। अच्छा मैं बोलूं इस साल टोटलिटी में कितना डेप्रिशिएट हुआ, तो आप बोलेंगे सर इन दोनों का सम कितना आ गया। हाँ भाई 121,667। क्या मानते हो कि इस कंपनी के पूरे साल का डेप्रिसिएशन 121,667 है? क्या ये उठ के पीएनएल में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में? अच्छा मेरे शेयर होल्डर को देखना है किस एसेट पे कितना डेप्रिसिएशन है, तो क्या उसको पीएनएल से पता लगेगा या नोट से? दिस इज द प्रॉपर डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल योर एसेट्स। पहले बताओ बात क्लियर है? अब एक एक करके मेरी बात का जवाब दो। हमें अगर नोट्स बनाना है, तो साल के पहले आप बताएंगे ओपनिंग कॉस्ट कितनी थी, ओपनिंग अक्यूमुलेटेड कितना था, साथ साथ ओपनिंग और ओपनिंग अक्यूमुलेटेड। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है, आप खाली मेरी थीम समझे, आपका गेम ऑन है। सुनो इधर, ओपनिंग जीरो, कितने अकाउंट्स खोले? फिर आपने बताया कॉस्ट के अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस क्या था, अक्यूमुलेटेड के अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस कितना था, दोनों क्या थे? भाई आप सीक्वेंस पिक करें, आप सबसे पहले काम करेंगे एडिशन पे, क्योंकि कॉस्ट का अकाउंट इंक्रीज किस वजह से होता है, कम किस वजह से होता है? डिस्पोजल, जो कि अभी हमने सीखा नहीं है, एक हल्का सा एंट्री सीखी है पर डिस्क्लोजर में नहीं सीखा। अब आप इस थीम को पिक करें, सबसे पहले आपने ओपनिंग इंफॉर्मेशन देनी है, ओपनिंग कॉस्ट, ओपनिंग अक्यूमुलेटेड। आपको पता लग जाएगा ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितनी थी, जो कि इस केस में क्या है, जीरो है। अब मैं तुमसे एक और चीज पूछता हूं, कितने अकाउंट्स खोलोगे? कॉस्ट का अलग, अच्छा कॉस्ट का ओपनिंग बैलेंसेस अक्यूमुलेटेड के ओपनिंग, ताकि शेयर होल्डर को बताओ ना शुरुआत यहां से की थी, पहले ऊपर समरी इंफॉर्मेशन थी फिर शुरुआती बता दिया। अच्छा तुम मुझे बताओगे फोकस के साथ, ओपनिंग कॉस्ट किस वजह से इंक्रीज होगी, कम किस वजह से, जो कि अभी सीखा नहीं है। तो इस केस में सिर्फ एडिशन थी, हमने यहाँ पे इसको लॉक कर दिया। अच्छा तुम मुझे बताओगे ओपनिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किस वजह से इंक्रीज होता है, डेप्रिसिएशन के कम किस वजह से होता है, डिस्पोजल, जो कि सवाल में डिस्पोजल नहीं है। तो आपको ये बात यहाँ पे दिख रही है कि ओपनिंग अक्यूमुलेटेड किसकी वजह से इंक्रीज हुआ है। तो जो नॉर्मल डी अकाउंट होते हैं ये स्टेटमेंट की फॉर्म में, पहले बताओ दोनों का डिफरेंस और फर्क समझ आया? पक्की बात है, इसको जल्दी से, इस इलस्ट्रेशन को जल्दी से कॉपी करो और फिर हम इसको आगे लेके चलें जल्दी से। ऑनलाइन में तो क्लियर है? जल्दी से बताओ जानी सारे बच्चे। बिल्कुल ऐसा ही जावेद। ये हो गया तो कॉल करें। एक चीज है मैं आज ही की क्लास में क्लियर करनी है, इसलिए हाँ फोकस के साथ। यानी हो गई एंट्रीज।
हाँ भाई, डन, एंट्री तो हो गई ना। ओके जी। अब सर 1 मिनट रुकिएगा, बैलेंस शीट मैं आप लोगों को बताता हूं। पहले आप खाली इधर देखें एक चीज, प्लीज फोकस, 1 मिनट लिखना बंद, खाली एक कॉन्सेप्ट को पिक करो। सही है जी, एक चीज सिखानी है तो मैं इसलिए कह रहा हूं। इधर मैंने कहा सर मेरे पास साल के आखिर में बुक वैल्यू ये आ गई। अब मैंने किया ही है, मैं इसी डेटा को आगे लेके गया। कौन से साल में? 2021 में। पर पहले आप मुझे एक बात बताएं, मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि तुम लोगों के लिए पूरी प्रिपरेशन है, जस्ट टू मेक यू क्लियर। देखो मेरा तरीका ये कि एक एक करके हम चीजें ऐड करेंगे इसमें ताकि क्लैरिटी रहे। अब मैं तुमसे पूछता हूं, यहां पे मैंने फिर ब्रेकअप दिया, कॉस्ट और किसका? अच्छा, अब क्या ओपनिंग बैलेंस होगा? प्लांट का भी, मशीन का भी। प्लीज टेल मी कि प्लांट की कॉस्ट कितनी है? 5 लाख। सर हमने यहाँ पे 5 लाख लिख दिया, और मशीन की 8 लाख। और बहुत फोकस होकर सुनना मेरी बात, क्योंकि तुम लोगों ने अप्लाई करना है इसको, इसलिए कह रहा हूँ गलती नहीं, मैं एक एक चीज पे काम कर रहा हूँ। मैं तो ये भी नहीं अज्यूम किया अल्लाह की कसम से तुम्हें डेप्रिसिएशन आता है, वो भी शुरू से करवा रहा हूँ। तो फोकस होकर प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो। इधर मुझे बताओ इसका अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 41, बुक वैल्यू बताओ, खुद देख लूंगा मैं, नहीं बताओ। 458,333, 458,333। सर ये कितना था? 80,000। ये कितना आ गया? 720। अच्छा, क्या हम कह सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए टोटल का कॉलम डालूं तो हमने कहा ये आ गया 1.3 मिलियन, और टोटल अक्यूमुलेटेड कितना हो गया? 121,667। और सर हमारे पास बुक वैल्यू थी 117,833, 117,833 है। मेरा शेयर होल्डर ये देखना चाहे साल के शुरू में क्या हालात वाकयात थे, तो वो ये क्या यही थे? क्योंकि देखो अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से शुरू करता ना, बाउंसर जाने समझ नहीं आता कि पीछे कंपनी में चलता क्या आ रहा है। अब मैं तुमसे पूछूंगा, मुझे बताओ क्या यहाँ पे ये लिख दूं? क्या सही लिखा है? ये तो ऊपर का रेप्लिका है यार, और कुछ भी नहीं है। चलें जी। सर मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे 41,667 लिखना है। ये आ गया 41,667, और यहाँ पे कितना? 80,000 सर। तो सर हम यहाँ पे लिख देंगे 80,000। क्लियर है? और टोटल अक्यूमुलेटेड हमारे पास था 121,667। अच्छा भाई, अब उसूलन जो मैंने आपको सिखाया है, आपने सबसे पहले काम करना है एडिशन पे। आप सवाल में गए, आपने बोला भाई 2 एसेट्स एक्वायर हुए हैं, एक 4 लाख का, एक 640 का। मैंने कहा सर उसकी एंट्री ये बनी होगी ना, पीपी डेबिट कैश। तो सर हमने कहा एक आ गया 4 लाख रुपए, और ये कितना आ गया? 640। 2021 से जानी। अच्छा ये इसको सही कर ले यार, ये रह गया होगा मुझसे। 2021 सही है, 2021 है। चलें अब मुझे एक बात बताएं, आपको अगर ये जानना है कि आपने इस साल टोटल एक्विजिशन कितने की है, तो कितनी आ गई? 640, और ये यही है। अच्छा, अब मैंने कहा कोई डिस्पोजल नहीं है, मैं इंसानों की तरह इसको यहां क्लोज कर दूंगा। ये कितना हो गया आपके पास? अब कुल मिला के प्लान कितने का मौजूद है? 9 लाख रुपए की कॉस्ट के इक्वल। अच्छा भाई ये कितना हो गया? यही है। अच्छा टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 2340। ओके भाई, हमने कहा 2340,000। भाई यहां तक कोई शक व शुबा? जो भी एडिशन होगी पीपी में ऐड होती जाएगी ना, यही तो किया हमने। अच्छा अब गेम समझें डेप्रिसिएशन का, यहां पे प्लीज फोकस के साथ। मैं अगर आपको एक बात कहूं
अब मुझे निकालना है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सबसे पहले प्लांट के ऊपर। आप सीक्वेंस को याद रख रहे हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। ओपनिंग की डिटेल, कॉस्ट का अकाउंट खोल लिया, सबसे पहले एडिशन, एडिशन के अलावा कुछ भी सोचना नहीं है। एडिशन पार की, अब क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन। अच्छा मैं एक चीज कह रहा हूं, अगर आप उसको पिक कर पाए, आपको रिकॉल करवाना है, मुझे लगता है डेप्रिसिएशन पुराने एसेट्स पे भी आएगा, नए पे भी आएगा। पुराने पे क्यों आएगा? यूज हो रहे हैं। नए पे क्यों आएगा? भी यूज हो रहे हैं। पर अब मुझे एक बात और लगती है, पुराने एसेट्स पे पूरे साल का आएगा। क्यों? क्योंकि वो पूरे साल यूज हुए। नए एसेट्स पे जब से आया तब से आएगा। तो सर अब मैं एक स्ट्रेटजी सेट करता हूँ, आपने सबसे पहले साथ साथ बोलना है, सवाल शुरू करने से पहले ओपनिंग डिटेल को उठाना है। कौन सी डिटेल को? ओपनिंग को। ओपनिंग कॉस्ट, ओपनिंग अक्यूमुलेटेड, कितने अकाउंट खोलोगे? 2। कॉस्ट की डिटेल, अक्यूमुलेटेड की डिटेल। सब सवाल में भूल भाल के कुछ भी नहीं करना, एडिशन को डाल देना। एडिशन से एसेट्स क्या हो जाएंगे? जब आपने एडिशन डाल दी ना, आपको आइडिया होगा कि कितने एसेट्स हैं जिस पे डेप्रिसिएशन होना है। तो बच्चे पता है होशियारी करते हैं अपनी सीक्वेंस के चक्कर में, कि मैं पहले ये कर लूंगा। भाई तू क्यों कर लेगा यूं, जब देखो पता ही नहीं है कि सीक्वेंस क्या है, तो आप इस तरीके से चलेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में कंपनीज भी ये करती हैं, पहले एडिशन होती है, फिर क्या होते हैं। भाई मुझे एक बात बताओ कि जब एडिशन ही तुम्हें नहीं पता होंगी, तो क्या तुम लोग डेप्रिसिएशन सही निकाल पाओगे? तो आपने सबसे पहले क्या करना है? ओपनिंग, उसके बाद जल्दी बताओ एडिशन, एडिशन के बाद क्या करना है? डेप्रिसिएशन। क्योंकि डिस्पोजल अब तक हमने सीखा नहीं है, वो तब की तब देखेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, प्लांट के ऊपर क्या मैं कह सकता हूं ओपनिंग प्लांट हमारे पास कौन से मेथड के ऊपर है? स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे। तो आप मुझे एक बात पे गाइड करें, तो मैं क्या कह सकता हूं? स्ट्रेट लाइन के अंदर डेप्रिशिएट क्या होती है? कॉस्ट। पुराना प्लांट कितने के ऊपर है? 5 लाख। तो हमने कहा सर 5 लाख डिवाइडेड बाय, मेरे पास आ गया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितने का? 50,000 रुपए का। तो पिछले साल कम क्यों आया था? क्योंकि सर वो कुछ मंथ्स चला था मेरे पास, 10 महीने, यहाँ पे पूरा साल। अच्छा अब क्या मैं कह सकता हूं, अभी तक आप लोगों ने जो डेप्रिसिएशन निकाला है वो सिर्फ ओपनिंग पे निकाला है, एडिशन पे आएगा? तो क्या इसके अंदर एडिशन थी या नहीं है? तो तुमने अलग से ऐड किया ना उसको, तो उसका डेप्रिसिएशन भी अलग से आएगा। तो हमने कहा कि सर हमारे पास यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन। अच्छा एडिशन हम सवाल में, अगर हमने देखा भाई ये हुई है एडिशन 4 लाख रुपए की, पर सर मुझे एक बात बताओ, 4 लाख रुपए की एडिशन की लाइफ कितनी? 10 साल। क्योंकि मैं अज्यूम करता हूँ जो भी मशीनरी आती है 10 साल पे चलती है। तो मुझे आप एक बात बताएं सर, ये 6 महीने, ये आ गया सर 6 ओवर कितना? 80। ओके 20,000 आ गया। सर मुझे आप एक बात बताएं, मेरे पास टोटल डेप्रिसिएशन आ गया 70,000 रुपए का। मैं सर सिंपल गया, मैंने कहा ये लो भाई 70,000 रुपए का डेप्रिसिएशन और जमा हो गया। मुझे एक बात बताओ, ये 70,000 रुपए का डेप्रिसिएशन एक एसेट पे सब पे, चाहे पुराना हो, तो ऊपर एसेट भी तो सारे हैं ना, तो डेप्रिसिएशन भी सारे ही होंगे। चलो अब तुम बताओ मुझे आखिरी चीज, सर मेरे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक और चीज पे निकलेगा। हाँ भाई मशीन पे, पर मशीन याद रखना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के ऊपर है। कौन से मेथड पे? यार इतना आसान काम है, तुम खाली अगर लॉजिकली साउंड हो तो देखो। मुझे पता है कि मेरा जो डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस में बुक वैल्यू पे लगता है। बुक वैल्यू ऑलरेडी तुमने निकाल ली होगी सवाल में, ओपनिंग बैलेंस में होगी कितनी है? 720। तो सर मैं आपसे ये पूछूं कि सर 720 के ऊपर जो कि ओपनिंग कॉस्ट है या बुक वैल्यू है, तो इस पे बुक वैल्यू क्यों, पहले कॉस्ट क्यों लिया था? जल्दी बताओ। वो स्ट्रेट लाइन है, ये रिड्यूसिंग बैलेंस है। मुझे आप एक बात बताएं, इसके ऊपर जानी जल्दी से, रेट कितना आ रहा है? 20%। कितने महीने? पूरा साल, क्योंकि वो पुराना एसेट है, वो पूरा साल चलेगा। कितना आया? 14,000 है। सर ये तो आ गया सिर्फ ओपनिंग के ऊपर, क्या कोई एडिशन है जो इसके अंदर शामिल? और ये तो मानते हो ना कि पहले दिन पे कॉस्ट और बुक वैल्यू सेम होती है, पहले दिन पे कॉस्ट और बुक वैल्यू सेम होती है। तो सर हमने कहा
कि एडिशन के ऊपर हम डेप्रिसिएशन अलग से बुक करेंगे, और वो एडिशन के ऊपर एडिशन कितनी है 640। तो सर 640 की एडिशन आपने कौन सी डेट पे की है? 1 अक्टूबर। कितने महीने का बुक करें? तो सर 3 महीने कितने आ गए? 32,000। ये कितना आ गया? 176,000। अच्छा, क्या मैं ये कहूं कि सर 176,000 ये आ गया, तो सर कुल मिला के आपका अक्यूमुलेटेड इस पे कितना आ गया, जल्दी बताओ। नहीं, ये वाला ये तो चलो, ये तो 246 कर लेते हैं हम। और ये कितना आ गया टोटल? 41670 1111 और ये कितना है भाई? 256,000। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएंगे आप, ताकि हम कंक्लूड करें फिर इसको। आखिरी चीज, अब मुझे एक बात बताओ, तुमसे कोई पूछे तुम्हारे पास साल के आखिर में कितने एसेट जो हैं प्लांट की मद में मौजूद है, कितने की कॉस्ट के? 9 लाख रुपए। मैं आपसे पूछूं आपके पास साल के आखिर में प्लांट की मद में कितनी की कॉस्ट मौजूद है? मशीन की मद में 1440। अच्छा, मैं बोलूं आज तक ये कितने यूज हो चुके हैं? 111,667 और 250। अच्छा, क्या इसकी बुक वैल्यू निकल सकती है? एक एसेट की सबकी निकल सकती है, और बैलेंस शीट में क्या अलग अलग जाएगा सबका सम? वेरी गुड, यानी दिस इज व्हाट वी कॉल प्रेजेंटेशन। अब एक बात सुनो और फिर हम कंक्लूड करते हैं क्लास को। प्लीज पहले एक चीज की क्लैरिटी दो, क्या ये लॉजिकल फॉर्मेट समझ आया? अच्छा, अब आखिरी चीज मुझे बताओ, मेरा ये मानना है जब मैं अगले साल जाऊंगा तो ओपनिंग बैलेंसेस कुछ और होंगे। ओपनिंग कॉस्ट कितनी होगी? 9 लाख रुपए। साथ ओपनिंग कॉस्ट कितनी होगी? और ओपनिंग उसी का अक्यूमुलेटेड 111,667। अच्छा, ओपनिंग मशीन की कॉस्ट कितनी होगी? 1440। उसी के रिलेटेड अक्यूमुलेटेड कितना? अच्छा, एक आखिरी बात बताओ ताकि मैं कंक्लूड कर लूं, क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगले साल जो मेरा प्लांट डेप्रिशिएट होगा वो ओपनिंग पूरे साल होगा? यानी क्या मैं कह सकता हूं अगले साल में 9 लाख रुपए को सीधा स्ट्रेट पूरे साल डेप्रिशिएट कर दूंगा? मुझे इसके अंदर 1000 एसेट्स भी हो उसकी टेंशन क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि सर हमने जब एक्वायर कर लिया इस साल, वो पूरे साल चलने के लायक है। ऐसा है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब आप अगले साल आ गए तो अगला साल तो होगा 2022। मुझे प्लीज गाइड करो कि अगले साल का डेप्रिसिएशन 9 लाख रुपए पे कुछ महीने का आएगा या पूरे साल का? तो अब पूरा साल क्यों? क्योंकि सर अब तो मेरे पास तो वो, हाँ, अगर लाइफ खत्म हो गई दैट इज समथिंग डिफरेंट। पर अगर मैं कह रहा हूँ सब सही है, क्योंकि इस वाले केस के अंदर तो मुझे पता है ना कि अभी खरीदा है, 10 साल लाइफ है ना, कितने साल हुए हैं अभी? 2 साल। अब जल्दी से मुझे वापस कंक्लूड करो, क्या मैं कह सकता हूं अगले साल ये एसेट कितना परसेंट एप्रिशिएट होगा? 100%। इसमें कोई टाइम अपोर्शनमेंट? अब आखिरी चीज कंक्लूजन के लिए, अगले साल जो मेरे पास मशीन है उसकी कॉस्ट डेप्रिशिएट होगी या बुक वैल्यू? बुक वैल्यू। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएंगे आप, क्या मैं कह सकता हूं कि अगर इस कॉस्ट के अंदर से मैं ये अक्यूमुलेटेड निकाल दूंगा तो अगले साल की बुक वैल्यू आ जाएगी कितने एसेट्स की? अच्छा, अब तुम आखिरी बात कंक्लूड करो, नहीं समझ आया तो पूछना। अगले साल जब मैं बुक वैल्यू को डेप्रिशिएट करूंगा तो वो बुक वैल्यू कितने एसेट्स की होगी? एक की क्यों नहीं? एक्वायर किया है। अच्छा, अब तुम आखिरी चीज बताओ, अगर मैं उस बुक वैल्यू पे परसेंटेज चिपका दूं तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, हालांकि उसके अंदर कितने एसेट्स हैं? तो दोनों पे सही आएगा? भाई अल्लाह की कसम, अलग अलग करोगे तब भी आंसर वही आएगा, मिला के करोगे तब भी आंसर वही आएगा। यानी समझाना ये चाह रहा हूं कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर अगर आपको ओपनिंग बुक वैल्यू दी हुई है तो उसके अंदर 500 एसेट्स ही क्यों ना हो, उसका डेप्रिसिएशन सबका एक साथ खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाएगा। क्योंकि आप यूं समझें कि 500 एसेट्स की कॉस्ट अक्यूमुलेट को अलग करो और उस पर परसेंटेज चिपकाओ, या सबको मिला के बुक वैल्यू पे परसेंटेज चिपकाओ, बात एक ही है। तो क्या ये बात समझ आ रही है कि अगले साल ओपनिंग डब्ल्यूडीवी पे सीधा परसेंटेज चिपकाऊंगा तो सीधा डेप्रिसिएशन मेरे पास आ जाएगा? क्लियर है? और अगले साल कोई एडिशन हुई तो उस पर अलग से होगा। चलो, एक आखिरी चीज कंक्लूजन के लिए, उसके अगले साल जब जाऊंगा तो कितने एसेट्स हो जाएंगे? तो फिर 3 की डब्ल्यूडीवी पे डेप्रिसिएशन चिपकाऊंगा तो आंसर बिल्कुल
सेम आएगा। पहले बताओ बात क्लियर है? इस चीज को अच्छे से कॉपी कर लेना। मैं आपको 2 सवाल दूंगा क्विज के, एक एक्सचेंज ट्रांजैक्शन का, सही है जी, और दूसरा डिस्क्लोजर का, और बहुत बेसिक सवाल होगा, प्लीज उसको क्लैरिटी से करना है, सही है जी। मिलते हैं अगली क्लास में, अल्लाह हाफिज। तो अलग होगा ना नंबर, सही है, बिल्कुल सेम आएगा अनीक।